नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक और पेज दूंगा। मैं आपको भुगतान भी करूंगा, साथ में धन का योग। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक उसे लगा कि यह गलत हो गया है। वह अपने मन में खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मिस्टर फूल कम से कम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो भगवान के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पैसे से कैसे खरीदा जा सकता है। इसलिए ऑड्रे अपनी स्पेक्टेटर स्थिति को बनाए नहीं रख सकी और उसने हकलाते हुए जल्दी से कहा, मेरा मतलब यह नहीं था मिस्टर फूल, मेरा मतलब यह था कि आप वह मुआवजा निर्धारित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मतलब था। मुझे आपका पिछला सुझाव पसंद आया। मैं इस तरह उत्तर दूंगा, जब आप स्पेक्टेटर औषधि को पूरी तरह से पचा लेंगे तो आपको वह फॉर्मूला मिल जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरे पास एक अधीनस्थ है, नहीं, मुझे आराधक शब्द का उपयोग करना होगा जो अधिक अद्भुत लगता है। वह कुछ मामलों को संभालता है जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और यह बैकलिन बैंक में उसका गुमनाम खाता है। हाँ, तो मैं अपना भेष बदलूंगा और बैकलिन बैंक में एक गुमनाम खाता बनाऊंगा। क्लेन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक अथाह अभिव्यक्ति के साथ अपने शब्दों को ध्यान से देखा। बैकलिन बैंक लोन साम्राज्य के 7 प्रमुख बैंकों में से एक था और इस तरह इसके पास लेनदेन को साफ करने का अधिकार था। लोन किंगडम ने केंद्रीकृत तरीके से एक ही शहर के भीतर बैंकों के बीच नकद हस्तांतरण व्यवसाय की देखभाल के लिए रसीदों के साथ खातों का निपटान किया। हालांकि इंटस रिपब्लिक के बैंकों के विपरीत सभी बैंक एक ही लीग का हिस्सा नहीं थे। सबसे बड़े 7 बैंकों के पास ये अधिकार थे, इसलिए उन्हें क्लियरेंस बैंक कहा जाता था, जिससे अन्य बैंक उन पर निर्भर हो जाते थे। दूसरी ओर किसी भिन्न स्थान से धन हस्तांतरित करना केवल उसी बैंक के भीतर ही किया जा सकता है। इसे शाखाओं के बीच खातों का वर्क करके पूरा किया जाएगा। स्टीम लोकोमोटिव और टेलीग्राम के आविष्कार के साथ इन स्थानांतरणों की दक्षता में काफी वृद्धि हुई थी। तभी द सन डेरिक बर्ग अचानक बोले, टेलीपैथिस्ट पोषण फॉर्मूला, टेलीपैथिस्ट जिसका पालन मानस विश्लेषक करता है। ऑड्रे ने हैरानी से उसकी ओर देखा, तुम्हें इसके बारे में पता है? उसी समय मिस जस्टिस ने एक दर्शक के रूप में अपनी सहज प्रवृत्ति के माध्यम से एक समस्या देखी। युवक ने आधुनिक शब्द मनोचिकित्सक के स्थान पर प्राचीन उपाधि मानस विश्लेषक का प्रयोग किया था। यह आदमी बहुत अजीब है। ऑड्रे ने सन की हर गतिविधि की जांच की। डेरिक ने यह नहीं सोचा कि उसने कोई अलग व्यवहार किया है, लेकिन उसने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें सूत्र दे सकता हूं। फिर उसे दोषी महसूस हुआ क्योंकि वह इसे तुरंत उपलब्ध नहीं करा सका। उन्होंने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की, यह एक अनुक्रम पथ है जो ड्रैगन रेस से उत्पन्न हुआ है और हमारे सिल्वर शहर पर एक बार विशाल राजा के शाही घराने का शासन था। जैसा कि आप जानते हैं, दिग्गज और ड्रैगन शत्रु है, इसलिए सिल्वर शहर में सभी अनुक्रम 9, 8 और 7 है। मेरे पास उन्हें प्राप्त करने के तरीके हैं। ये बच्चा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वह लापरवाही से न बोले या अपनी उत्पत्ति को उजागर न करे। अंत में क्लेन लगभग अपना चेहरा ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहता था। हालांकि द सन बहुत दर्द में है, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत परिपक्व और चुप है। आखिरकार वह सिर्फ एक लड़का है। हालांकि यह मेरे लिए एक बात स्पष्ट करता है। यह पता चलता है कि स्पेक्टेटर सीक्वेंस की उत्पत्ति ड्रैगन रेस से हुई है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस जस्टिस की ऊंची कुर्सी के पीछे सितारों द्वारा बनाया गया प्रतीक ड्रैगन है। सिल्वर सिटी ने इतिहास को अच्छी तरह से संरक्षित किया है। क्लेन ने अपनी कुर्सी के पीछे झुकने की मुद्रा बनाए रखी, जबकि वह द सन का विवरण सोच समझकर सुन रहा था। दरअसल वह द सन को उन मामलों को उजागर करने से आसानी से रोक सकते थे। जब तक उन्होंने एक साथ अनुवाद में मदद नहीं की, जस्टिस और द हैंडमैन उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। हालांकि क्लेन ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि इससे उन्हें तीनों सदस्यों के मन में अपनी शक्तिशाली और रहस्यमय छवि को प्रभावी ढंग से मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए सुना और कोई आवाज नहीं की। विशाल राजा, ड्रैगन रेस, चांदी का शहर। ऑड्रे भ्रमित थी। उसने सबसे पहले अपने सामने द हैंडमैन पर एक नजर डाली, लेकिन वह उसकी शारीरिक भाषा से बता सकती थी कि वह हैरान और भ्रमित था। उसने लंबी कांसे मेज पर सम्मान की सीट की ओर देखा। उसने देखा कि मूर्ख ऊंची कुर्सी पर बैठा है और घने भूरे सफेद कोहरे में डूबा हुआ है। उसका दाहिना हाथ आर्मरेस्ट पर रखा हुआ था, जबकि वह इत्मीनान से बगल में झुक गया था। उन्होंने कोई आश्चर्य, कोई जिज्ञासा, कोई विचार और कोई संदेह नहीं दिखाया। उसने केवल मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वह जानता है, वह ये सब जानता था। ऑड्रे और एल्गर ने लगभग एक ही समय में निश्चित निर्णय लिया। चांदी का शहर, मैंने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। ये कहाँ है? ऑड्रे ने जांच की, जबकि एल्जेर ध्यान से सुन रहा था। उसी क्षण डेरिक बर्ग का दिमाग भी सवालों से भर गया। वह बता सकता है कि देवतुल्य मूर्ख के अलावा जस्टिस और द हैंडमैन एक तरह से बियॉन्ड थे। देवताओं की त्यागी हुई भूमि में सिल्वर शहर के लोगों के अलावा डेरिक ने कभी भी किसी अन्य जीवित इंसान को नहीं देखा था। तो उन्होंने जवाब में पूछा, यदि आप सिल्वर शहर के निवासी नहीं हैं, तो आप किस शहर राज्य से हैं? क्लेन फिर से आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऑड्रे के होंठ कांपने लगे। क्षण भर के लिए उसके पास शब्द नहीं बचे। उनके प्रश्न के पीछे छिपा हुआ अर्थ यह है कि यदि आप समान प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो इस सवाल में न पड़े कि दूसरा व्यक्ति कहाँ रहता है। मिस जस्टिस ने धीरे से सिर हिलाया और सुरुचिपूर्ण ढंग से चुप रही। जाहिर है, अल्जीरिया ने द सन के इरादों को भी गलत समझा था। वह नहीं जानता था कि दूसरा व्यक्ति सचमुच सीधा सीधा पूछ रहा था, तो वो भी चुप रहे। जब डेरिक को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उन्होंने इसे दोबारा नहीं उठाया और इसके बजाय कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके टेलीपैथिस्ट पोषण फॉर्मूला प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं इसका उपयोग सूर्य के शुरुआती अनुक्रम पथ के बदले में करना चाहूंगा। सन सीक्वेंस पाथवे, सीक्वेंस 9 बार, एल्गर ने जवाब में पूछा। डेरिक ने सोचा और कहा, संभवतः, लेकिन मेरे पास इसके बारे में जानकारी का अभाव है। क्लेन जो बगल से देख रहा था, उसने इसमें शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वह किसी के द्वारा उसका व्यवसाय छीनने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मानना है कि मिस जस्टिस के पास बार्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मिस्टर हैंडमैन इसे पाने में सक्षम है। ऑड्रे को सिर हिलाते हुए देखकर क्लेन ने फीकी मुस्कान के साथ जारी रखा, मैं द सन द बार्ट फॉर्मूला दूंगा। द सन जल्द से जल्द मिस जस्टिस को टेलीपैथिस्ट पोषण देगा। कोशिश करें इसे अगली 2 सभाओं में पूरा करने के लिए। कृपया मुझे रोसेले की डायरी के नए पन्ने दें। समतुल्य विनिमय के कानून के अनुसार द सन इस लेन देन के घाटे में है, लेकिन अभी तक उसने केवल एक वादा किया है।
जब वह वास्तव में टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला प्रदान करता है तो मिस जस्टिस इस बात पर विचार कर सकती हैं कि उसे कैसे मुआवजा दिया जाए फिर से, या मैं उसे मुआवजा दूंगा, जबकि मिस जस्टिस मेरे एक प्रशंसक को पैसे मुहैया कराती है जिसे हाल ही में कुछ करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दसन को मिस जस्टिस की नकदी या सामग्री मुआवजे के रूप में प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती है। क्लेन ने जानबूझकर द हैंडमैन और जस्टिस का ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित करने के लिए अंतिम बयान जोड़ा कि सन शायद अपना मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती है। उसने खुद को एक अथाह स्थिति में रखने के लिए भी ऐसा किया, तब हर कोई उस आराध्य की उपेक्षा करेगा जिसके पास धन की कमी थी। जरूरी नहीं कि मुआवजा मिले। वास्तव में सूर्य कहाँ है? दक्षिणी महाद्वीप। एल्गर ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली। द सन की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। जैसा कि अपेक्षित था, मिस्टर फूल के पास वास्तव में अधीनस्थ हैं। ऑड्रे को आखिरकार सीक्वेंस 8 टेलीपैथिस्ट बनने की उम्मीद दिखी। उसके पास और क्या विचार हो सकते हैं? उसने अपनी उत्तेजना दबा दी और फीकी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मैं। जब डेरिक ने देखा कि वह सूर्यपथ का प्रारंभिक अनुक्रम प्राप्त कर सकता है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसे अतिरिक्त मुआवजे की कोई परवाह नहीं थी। अल्जीरिया, जो 3 तरफा समझौते से बाहर था, को बोलने का अधिकार नहीं था। हालांकि उन्हें बाढ़ का फॉर्मूला मिल सकता है, लेकिन उन्हें 1 या 2 हफ्ते इंतजार भी करना होगा। उस क्षण क्लेन, जिसने मुआवजे को अगली सभा या उसके बाद की सभा के लिए सफलतापूर्वक विलंबित कर दिया था, ने खुशी से अपनी हथेली आगे की ओर दबा दी। बाढ़ फॉर्मूला सामने आया। मुख्य सामग्री: एक क्रिस्टल सूरजमुखी या एक वयस्क फ्लिंट बर्ड की पूंछ का पंख या एक फायर बर्ड की पूंछ का पंख। सायरन रॉक का एक टुकड़ा या एक गायन सूरजमुखी। पूरक सामग्री: मिडसमर घास का एक ब्लेड, जुलाई वाइन जूस की 5 बूंदें, एक ब्लेड एल्फ डार्कलीफ। उन्होंने द सन के समक्ष सूत्र भेजा और देखा कि युवक पहले अपनी भौहें सिकोड़ता है और फिर आराम करता है। हाँ, देवताओं की त्यागी हुई भूमि की सामग्री अभी भी उनके प्राचीन नामों से जानी जाएगी। सौभाग्य से मेरा सूत्र सीधे अनंत धधकते सूर्य से प्राप्त हुआ था। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया उसमें प्राचीन नामों और विभिन्न प्रतिस्थापनों का उपयोग किया गया। क्लेन ने अचानक अपनी अनुभूति की दृष्टि मिस जस्टिस की ओर डाली। ऑड्रे ने द सन की ओर देखा जो सूत्र याद कर रहा था, फिर उसने जल्दी से डायरी के 2 पन्ने निकाले जो उसने याद किए थे। डायरी तुरंत पीले भूरे रंग की बकरी की खाल पर दिखाई दी और एक फ्लैश के साथ क्लेन के हाथों में दिखाई दी। पहले की तरह उसने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। 3 नवंबर, मटिल्डा अब 3 महीने की गर्भवती है। मुझे वे नौकरानियां भी सुंदर लगती हैं जो गांवों से आती हैं। नहीं, मैं अपने मानकों को कम नहीं कर सकता। संयोग से काउंटेस फ्लोरिस ने मुझे एक निजी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हे 8वीं नवंबर, आर्चबिशप फैन एस्टिन ने मेरी मदद मांगी। मैं एक आर्चबिशप के लिए क्या कर सकता हूँ? 9 नवंबर, ये पता चला कि वास्तव में सीक्वेंस पाथवे के भीतर एक रहस्य छिपा हुआ है। आर्चबिशप एस्टिन ने मुझे बताया कि सीक्वेंस 5 बियोडर बनने के बाद बाकी सीक्वेंस को 1 या 2 अन्य पाथवे से समान स्तर के सीक्वेंस से बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह मध्य अनुक्रम से उच्च अनुक्रम तक शुरू होता है, लेकिन ये केवल उन 1 या 2 मार्गों के बीच सीमित होता है। यदि इसे गलत मार्ग से औषधि के साथ बदल दिया जाता है तो अर्ध पागलपन सबसे हल्का परिणाम होता है, अब और आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह कोई व्यक्ति अनुक्रम 4 से आगे के मार्गों को प्रतिस्थापित करना शुरू कर सकता है। स्लीपलेस और कॉपस कलेक्टर पथ। हाँ, चर्च के सावंत और मिस्ट्री प्राय पथ भी उच्च अनुक्रम में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अनुक्रम 5 के बाद कुछ रास्ते विनिमय है। नाइट हॉक्स ने मुझे जो बताया यह उससे अलग है। क्या यह सच नहीं है कि आप किसी एक को चुनने के बाद अपना रास्ता नहीं बदल सकते? क्या यह उल्लेख नहीं किया गया था कि आपके मार्ग से हटने से व्यक्ति को अजीब रहस्यमय शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से पागल हो जाएगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा? ये सोचना कि इसमें कुछ छुपे हुए अपवाद भी हैं। क्लेन ने डायरी को देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थी। उसने नहीं सोचा था कि सम्राट रोसेले इस तरह की कोई बकवास बातें करेगा। आखिरकार उसके शब्दों में आश्चर्य कितना वास्तविक था, लेकिन उन्होंने यह नहीं माना कि सम्राट रोसेले को जो जानकारी मिली थी वह निश्चित रूप से सही थी। इस बात की भी संभावना थी कि उससे झूठ बोला गया हो या उसने जानकारी की गलत व्याख्या की हो। मुझे इसे सत्यापित करना होगा। मैं पहले इसे अपनी स्मृति में रखूंगा। क्लेन ने खुद को याद दिलाया, फिर इस बारे में गहराई से सोचा। यदि रोसेले ने यहाँ जो वर्णन किया है वह सही साबित होता है तो अनुक्रम पथ मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। ये कई रहस्य छुपाता है। नाइट हॉक्स के कब्जे वाला पूरा मार्ग नींद हराम है। उनके पास कॉपस कलेक्टर में एक अपेक्षाकृत पूर्ण पद भी है जो उनके पास अनुक्रम 4 तक है। ये सोचने के लिए कि वे अनुक्रम 5 के बाद विनिमय है। उनके पास जो अन्य औषधि श्रृंखलाएं हैं वे और भी कम पूर्ण हैं, क्योंकि कुछ मार्गों में केवल पहला अनुक्रम होता है। इसी तरह चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में सावंत का पूरा मार्ग है और मिस्ट्री प्राय के लिए अपेक्षाकृत पूर्ण मार्ग है। इन्हें उच्च अनुक्रमों पर भी आपस में बदला जा सकता है। दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा मार्ग दृष्टा मार्ग के साथ विनिमय है। वह प्रशिक्षु या लुटेरा जिसका उल्लेख सम्राट ने किया था। हम इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सीर पाथवे के पहले 5 अनुक्रम पथ प्रत्येक एक अलग क्षमता प्रदान करेंगे और इन क्षमताओं को अनुक्रम 4 में संयोजित किया जाएगा। उस स्तर पर इसे किसी अन्य औषधि के साथ बदलने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। क्लेन ने अपने विचार वापस ले लिए, एक बार फिर अपना ध्यान डायरी पर लगाया। उन्होंने देखा कि हालांकि दोनों डायरी के पन्ने जुड़े हुए थे, लेकिन सामग्री कालानुक्रमिक क्रम में नहीं थी। तारीखें 2 अलग अलग कालखंडों की थीं। यह उस व्यक्ति द्वारा की गई गलती हो सकती है जिसने उनकी सामग्री की प्रतिलिपि बनाई है। 9 अप्रैल, चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन, चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म और चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के बीच संबंध खराब है। वे एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखते हैं। चर्च ऑफ द एवनाइट गॉडेस हेफेसेक साम्राज्य के चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट के साथ मतभेद का लाभ उठाया जा सकता है। ये सभी तथ्य विचार करने योग्य हैं। 13 अप्रैल, मैंने एक प्राचीन संगठन की सभा में भाग लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस संगठन के सदस्य भी होंगे। ये निश्चित रूप से भयावह था। सोचने के लिए कि दूसरा ईशनिंदा स्लेट इस संगठन के हाथों में था। यह पहली बार है जब मैं इस पौराणिक वस्तु को देख रहा हूँ। वास्तव में यह एक अकल्पनीय रहस्य छुपा रहा था। हे शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने लिए अद्वितीय ईशनिंदा स्लेट बनाऊंगा। नहीं, उनमें से एक सेट जिनमें से प्रत्येक में एक अंतिम रहस्य छिपा होगा। हे भगवान, सम्राट, आपने इस प्राचीन संगठन का नाम क्यों नहीं बताया? आप मुझे मार रहे हैं।
शायद रोसेले के पास कोई कारण था, या उसने संगठन का नाम लिखने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह चीनी भाषा का उपयोग कर रहा था। क्लेन ने थोड़ा असहज और हैरान होकर डायरी को देखा, लेकिन डायरी के इस पृष्ठ के साथ क्लेन अंततः पुष्टि कर सका कि सम्राट रोसेले ने दूसरा ईश्वरदा स्लेट देखा था। इसके अलावा उन्होंने उसके बाद कार्डों का एक सेट बनाया, प्रत्येक कार्ड ईश्वरत्व के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था। हाँ, वह परम रहस्य हो सकता है जो ईश्वरत्व के प्रत्येक मार्ग से मेल खाता है। मुझे आश्चर्य है कि 22 कार्डों का वह सेटअप कहाँ है। वह प्राचीन संगठन दूसरा ईश्वरदा स्लेट प्राप्त करने में कामयाब रहा। क्लेन के विचार तेजी से बहने लगे, लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों पर लगाम लगा लिया। उसने अपना ध्यान डायरी से हटा लिया और उसे द हैंगमैन, जस्टिस और द सन की ओर शूट किया। वह मुस्कुराया और बोला, दरअसल तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। ये हमारा सम्मान है। अल्जीरिया ने पहले ही अपने असंतोष पर काबू पा लिया था क्योंकि उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया था। ऑड्रे ने मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए सोचा। मिस्टर फूल, परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के खुले चयन, जिसका आपने पहले वर्णन किया है, को पहले ही राजा और प्रधानमंत्री का समर्थन मिल चुका है। इसे जल्द ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किया जाएगा और भविष्यवाणी की गई है अगले साल की शुरुआत में लागू किया जाएगा। ऐसा लगता है कि राजा और प्रधानमंत्री अभी भी अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। एल्गर ने आदत से बाहर मजाक उड़ाया। खैर, बेंसन की बुद्धि और परिश्रम के साथ उनके व्याकरण और लेखांकन कौशल को अगले साल की शुरुआत में पारित किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार जब ये दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाएगा तो निश्चित रूप से विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा इसकी व्यापक रूप से घोषणा की जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि बेंसन का लाभ कब तक रहेगा। परीक्षा जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा। बेंसन किसी भी तरह से उन कुलीनों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता जिन्होंने इतने कम समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। लेकिन उसे उनसे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। वे जिन पदों के लिए लड़ रहे हैं वे समान नहीं होंगे। उन लोगों की नजरें केवल कैबिनेट सचिव या वित्त सचिव जैसे पदों पर ही टिकी हो सकती है। चुप रहने वाला क्लेन अपने भाई के लिए चिंतित था और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जब ऑड्रे ने द फूल का सकारात्मक सिर हिलाया तो उसने अपनी पीठ सीधी कर ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हैंडमैन, आपने मुझसे पहले आपके लिए कुछ जांच करवाया था। मुझे जवाब मिल गया है। राजा को प्रधानमंत्री ने मना लिया है और वह फेसेक साम्राज्य से बदला नहीं लेंगे। फिलहाल पूर्वी बालम तक। मुझे लगता है कि अब आप मुझे वह अतिरिक्त भुगतान दे सकते हैं जिसका आपने मुझसे वादा किया था। एल्गर ने कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए सोचा। मिस जस्टिस, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। इससे कुछ चीजों पर मेरी चिंताएं कम हो जाती हैं। आप किस प्रकार का अतिरिक्त भुगतान चाहते हैं? अगर यह उचित होगा तो मैं इस पर विचार करूंगा। ऑड्रे मुस्कुराई, जाहिर तौर पर तैयार थी। मनोविज्ञान किमियागरों के सुराग या टेलीपैथिस्ट औषधि के मुख्य अवयवों के सुराग। बेशक वह तब तक इंतजार कर सकता है जब तक द सन मुझे फॉर्मूला नहीं सौंप देता। कोई बात नहीं, एल्गर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। द हैंडमैन से 2 सीट दूर डेरिकबर्ग एक भी शब्द नहीं समझ सका। वह बहुत भ्रमित था। उसे लग रहा था कि वह केवल कुछ ही शब्दों को समझ पाया है, लेकिन कोई तार्किक अर्थ प्रदान करने के लिए उन्हें एक साथ नहीं जोड़ सका। परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों के चयन की एक विधि, एक राजा और प्रधानमंत्री, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ईस्ट बालम शो, फेसेक साम्राज्य, मनोविज्ञान किमियागर। उसे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया। फेसेक शब्द का मूल जोतुन से आया है। इसका गिरे हुए विशाल राजा के शाही घराने से क्या संबंध था? डेरिक ने जस्टिस और द हैंडमैन को देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि शायद वे एक ही दुनिया से नहीं आए हैं। क्या शापित भूमि में चांदी के शहर से कहीं दूर कोई अन्य शहर राज्य हो सकता है, या जिसने एक राष्ट्र बनाया हो? डेरिक चुप रहा और सुनता रहा। उसे इस बात की हल्की सी समझ थी कि रहस्यमयी मूर्ख ने ये क्यों कहा कि वह आर्थिक मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाएगा जो न्याय उसे देने वाला था। शापित भूमि के अंधेरे में छिपे भयानक राक्षसों की परवाह किए बिना लोगों को एक दूसरे से इतनी दूर इकट्ठा करने में सक्षम होने के लिए मूर्ख वास्तव में एक देवता, एक प्राचीन देवता हो सकता है। उसने सोचा। वह सब कुछ पूरा करने के बाद जो उसने करना चाहा था, ऑड्रे एक मूक पर्यवेक्षक बनना चाहती थी, लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से कहा, मैं हाल ही में एक बियॉन्डर सर्कल के संपर्क में आए और मिस्टर फूल, मिस्टर हैंडमैन, मिस्टर सन नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में पता चला। क्या आप इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि और पहचान के बारे में जानते हैं? मैं ये भी नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। डेरिक ने चुप्पी बनाए रखी। मिस्टर मैं केवल एक मिस्टर जेड को जानता हूँ। ऐसे समान कोड नाम के साथ क्या वह ऑरोरा ऑर्डर से भी हो सकता है? क्लेन ने अनुमान लगाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उसे अपनी छवि बनाए रखनी थी और ऐसे जवाब न देने की कोशिश करनी थी जिन पर उसे भरोसा नहीं था। अगर ऐसा करना ही था, वह किसी धोखेबाज की तरह स्पष्ट विवरण देगा। एल्गर ने द फूल को देखा और उसे शांत और अपरिवर्तित पाया। उनके सच्चे विचारों को पढ़ना कठिन था। इस प्रकार उन्होंने विचारशील स्वर में कहा, अरोरा ऑर्डर चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लीजिंग सन और चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के साथ मतभेद में है। इसलिए इन चर्चों के सदस्य समझते हैं अरोरा ऑर्डर किसी भी अन्य संगठन से अधिक है और मुझे उनके बारे में कुछ पता है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप तूफानों के देवता के अधीन आते हैं। बेशक आप मुखबिर हो सकते हैं, लेकिन अरोरा ऑर्डर और 3 प्राचीन चर्चों के बीच नफरत क्यों होगी? क्लेन मुस्कुराया लेकिन बोला नहीं। उसने शांति से द हैंडमैन की ओर देखा। एल्गर को पता था कि वह द फूल से अपना सीक्वेंस पाथवे छिपा नहीं सकता, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जारी रखा। अरोरा ऑर्डर में 5 संत और 22 ओरेकल हैं। ये ओरेकल अपने कोड नामों के रूप में वर्णमाला का उपयोग करते हैं, जैसे कि मिस्टर ए या मिस्टर एक्स। वे बियोडर्स हैं जिनमें सबसे कमजोर अनुक्रम 7 और सबसे मजबूत अनुक्रम 5 है। वे सभी स्वयं को छुपाने में माहिर हैं। यदि एक अराकल मर जाता है तो एक नया अराकल उनकी जगह ले लेगा। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपने जिस मिस्टर ए के बारे में बात की है वह अरोरा ऑर्डर से मिस्टर ए है, लेकिन इसकी अच्छी संभावना है। जहां तक अरोरा ऑर्डर के विवरण की बात है, मैंने आपको पहले इसका उल्लेख किया है। ऑड्रे ने सिर हिलाया। मिस्टर ए के प्रति और भी सतर्क हो गई। उसने अपने दिल में थोड़ी चुभन महसूस करते हुए कहा, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद मिस्टर हैंडमैन। अब आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अल्जीर ने गहरी आवाज में कहा, नहीं, मैं अभी जवाब के लिए आपसे मदद मांगना चाहता हूँ, साथ ही अतिरिक्त मुआवजा भी देना चाहता हूँ। क्या मदद चाहिए? ऑड्रे ने उत्सुकता से पूछा।
एल्गर ने कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए सोचा। मुझे खुफिया जानकारी मिली है कि समुद्री डाकू किलांगोस, जिसका कोड नेम रियर एडमिरल हरिकेन है, गुप्त रूप से तट पर चला गया है और बैकलिन में घुसपैठ कर चुका है। मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पता लगाने में मदद कर सकते हैं उसका ठिकाना। जहां तक बाद में जो कुछ भी होता है, आपको खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। रियर एडमिरल हरिकेन किलांगोस, 7 महान एडमिरल समुद्री लुटेरों में से एक। ऑड्रे ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह अपनी दर्शक अवस्था को बनाए रखने में लगभग असमर्थ हो गई। बियॉन्डर बनने के बाद वह कौन सी चीज सबसे ज्यादा करना चाहती थी? निस्संदेह यह उन लोगों के साथ बातचीत करना था जो केवल रईसों की दंतकथाओं में मौजूद थे। हाँ, वह अनुक्रम 6 नाविक के पद से परे है, पवनधन्य है। उसके पास एक चमत्कारी वस्तु भी है जिसे सीलबंद कलाकृतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह काफी चालाक और क्रूर है। उससे निपटने का प्रयास न करें, अल्जीरिया ने गंभीरता से परिचय दिया। वह अचानक प्लेन की ओर मुड़ा। मिस्टर फूल, क्या मैं आपके आराध्य को महत्वपूर्ण क्षण में मेरी सहायता करने के लिए बुला सकता हूँ? मैं वही कीमत चुकाऊंगा जिसमें आपकी रुचि हो। मेरा एकमात्र प्रशंसक मैं खुद हूँ। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपनी भावनाओं को कम करने के लिए चिढ़ाया। यह इस आधार पर बनाया गया है कि मेरा आराध्य बैकलून में होता है। ठीक है, एल्गर ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली, थोड़ा निराश लेकिन थोड़ा आशान्वित भी। किलांगोस की जादुई वस्तु में ऐसा क्या खास है? ऑड्रे ने थोड़ा आत्मविश्वास से पूछा। उसने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पास बैकलून में लोगों का पता लगाने की अच्छी क्षमता है। सबसे पहले, उनके पिता सबसे अमीर, जुड़े हुए और प्रतिष्ठित रईसों में से एक थे, जबकि वह युवा पीढ़ी के बीच भी काफी लोकप्रिय थी। इसलिए समाज के उच्च मध्यम वर्ग में उसके पास लाभ उठाने के लिए काफी संसाधन थे। दूसरे, जिन 2 बियोडर्स को वह जानती थी, उनके अपने अपने सकल भी थे। अप्रेंटिस फोर्स मूल रूप से एक क्लिनिकल डॉक्टर थे और अब एक लेखक थे। वह साहित्यिक जगत और प्रकाशन उद्योग के साथ साथ मध्यम वर्ग के डॉक्टरों के बीच भी काफी लोगों को जानती थी। मध्यस्थ जियो डेरचा ने लंबे समय तक कई मध्यम निम्न वर्ग के लोगों को विवादों में समन्वय और मध्यस्थता करने में मदद की थी। वही इस बैकलून नगर में मजदूर वर्ग और माफिया के बीच भी काफी प्रसिद्ध थी। उसके पास बहुत सारे छुपे हुए चैनल थे। इसके अलावा जिन ब्यूरोज को वे जानते थे और उनके प्रभाव के दायरे को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की तलाश करने की उनकी क्षमता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। जस्टिस के सवाल पर एल्गर ने बिना किसी हिचकिचाहट या विचार के लगभग सीधे उत्तर दिया। कोई भी जादुई वस्तु का असली नाम नहीं जानता, लेकिन जो लोग इसके संपर्क में आए हैं वे इसे रेंगने वाली भूख कहते हैं। किलांगोस हर दूसरे दिन एक जीवित व्यक्ति की आत्मा और मांस का उपयोग उसे संतुष्ट करने के लिए करता है, अन्यथा वह प्रतिस्थापन के रूप में अपने मालिक को खा जाएगा। ऑड्रे ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह किलांगोस की तलाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक हो सकता है। उसे किसी भी बुरी वस्तु के प्रति अत्यधिक असुविधा और अत्यधिक नफरत महसूस हुई जो एक जीवित इंसान के ताजा खून और आत्मा की इच्छा रखती थी। हाँ, लेकिन कम से कम 5 मिलियन लोगों वाले एक बड़े शहर में लापता होने वाले कुछ आवारा लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, एल्गर ने उसे याद दिलाया। जब से किलांगोस का हाथ रेंगने वाली भूख पर पड़ा है, उससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया है। वह मूल रूप से पवनधन्य थे। उनके पास पानी, हवा और मौसम से संबंधित क्षेत्रों में महान शक्ति है। लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि वह अपने लक्ष्यों को पागल कर सकते हैं, दूसरों के सपनों में प्रवेश कर सकते हैं, प्रकाश को बुला सकते हैं, एक मृत आत्मा को शुद्ध करो, खुद को मजबूत करने के लिए गाओ और अपना रूप बदलो। ऐसा लगभग कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता, एल्गर ने विस्तार से वर्णन किया। हमें संदेह है कि ये सभी प्रभाव जादुई वस्तु क्रीपिंग हंगर से आए हैं। इससे पहले कि वह साझा करना समाप्त करता, डेरिक बर्ग, जो चुपचाप सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, शेपर्ड, चरवाहा, रहस्य अनुपूरक और श्रोता मार्ग का अनुक्रम 5। हम सिल्वर शहर में 6 सदस्यीय परिषद में एक नया बुजुर्ग है जो एक चरवाहा है। सन ने उल्लेख किया था कि वह सीक्वेंस 4 विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए काफी मजबूत है, ठीक उसी श्रेणी की एक दुष्ट आत्मा। क्लेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह भूरे कोहरे से ढकी हुई थी। जस्टिस भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। चरवाहा, चरवाहा, जस्टिस ऑफ द हैंडमैन ने एक स्वर में पूछा। एक पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था जबकि दूसरा हैरान लग रहा था, जैसे कि उन्होंने शेपर्ड का शीर्षक पहले कहीं और सुना था और इसके बारे में कुछ जानते थे, लेकिन वास्तविक स्थिति को नहीं समझते थे। ये देखकर कि हर कोई उसे घूर रहा था, डेरिक अचानक थोड़ा घबरा गया। चाहे वह कितना भी शांत, उदास और चिड़चिड़ा क्यों न हो, आखिरकार वह एक लड़का ही था। उन्होंने हकलाते हुए जल्दी से समझाया, मेरा मतलब यह था कि द हैंडमैन द्वारा वर्णित लक्षण सीक्वेंस जॉब शेपर्ड की परिशक्ति की तरह थे। प्रत्येक शेपर्ड दूसरे की आत्मा को अपने शरीर में निगल सकता है, जिसमें प्रेत और बुरी आत्माएं भी शामिल हैं। वे नियंत्रण करते हैं। इन आत्माओं को एक अनूठी विधि के साथ अपना आदेश देना होता है, जो उन्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसे एक भगवान अपने मेमनों को चरने के लिए छोड़ देता है। इसलिए कोई नहीं जानता कि एक चरवाहे के पास कितनी शक्तियां होती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितनी बियॉन्ड आत्माओं को निगल लिया है, और यह उन्हें बहुत डरावना बनाता है। वे लगभग एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की तरह हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो संदेह करते हैं कि एक चरवाहा कितनी आत्माओं को खा सकता है और चरने के लिए छोड़ सकता है। इसकी एक सीमा है और उनके अंदर की आत्माओं को भी बदला जा सकता है। तो चरवाहा होने का यही मतलब है। ऑरोरा ऑर्डर के नियंत्रण में अनुक्रम पथ रहस्यमय है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सच्चे निर्माता की पूजा करते हैं, नहीं पतित निर्माता की। क्लेन को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाया नहीं, आगे बढ़कर वह रूप जिसे वह बहुत पहले से जानता था। इतने में उसने मन ही मनाह भरी, रवि, आखिर तुम एक लड़के हो। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। आप इसे मूल्यवान चीजों से बदल सकते थे, लेकिन आपने सब कुछ प्रकट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जादुई वस्तु क्रीपिंग हंगर द्वारा प्रदर्शित क्षमता अनुक्रम 5 शेपर्ड के समान है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य सीलबंद कलाकृतियों में बियोडर्स की समान शक्तियां हैं। मुझे आश्चर्य है कि एंटिगोनस परिवार की कठपुतली सीलबंद कलाकृति 2049 के अनुक्रम से मिलती जुलती है। सन के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद अल्जीरिया ने चुपचाप सिर हिलाते हुए अपने मन में पहेली को सुलझा लिया। ऑड्रे और भी अधिक उत्सुक हो गई और दबाव डाला, शेपर्ड किस अनुक्रम पथ से है? ये कौन सा नंबर है? द सीक्रेट सप्लायंट पाथवे अनुक्रम 5। क्लेन ने उत्तर देने के अवसर का लाभ उठाया ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वह सब कुछ जानता था। सीक्रेट सप्लायंट, ऑरोरा ऑर्डर। ऑड्रे को अचानक मिस्टर ए की याद आई, जो ऑरोरा ऑर्डर का एक संदिग्ध ऑरेकल था, और उसे तुरंत भारी दिल महसूस हुआ।
उसने गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि मिस्टर फूल द्वारा कार्रवाई करने और उस घृणित साथी से आसानी से छुटकारा पाने के बदले में वह कितनी कीमत चुका सकती है। हालांकि वह ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकी जो मिस्टर फूल को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। जैसा कि अपेक्षित था, भगवान जैसी आकृति को आसानी से नहीं हटाया जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें और मामले नहीं है जो उनकी रुचि जगा सके। ऑड्रे ने आह भरी। अपने आवेग को एक तरफ रखते हुए उसने द सन को कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और उन्हें रिंगटी बुक पर एक नया दृष्टिकोण देने के लिए धन्यवाद दिया ताकि वे इससे अधिक तर्कसंगत और कुशलता से निपट सके। मिस्टर हैंडमैन, मैं मिशन स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं री एडमिरल हरिकेन किलांगोस को ढूंढ पाऊंगा या नहीं। जब वह बोल रही थी तो ऑड्रे उसकी विपरीत दृष्टि से देख रही थी। इससे बेहतर कोई उत्तर नहीं है। आपकी सफलता के बावजूद जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, मैं निश्चित रूप से आपको गुप्त जानकारी या खुफिया जानकारी जैसी चीजों से मुआवजा दूंगा। और यदि आप सफल होते हैं तो शायद मैं आपको टेलीपैथिस की मुख्य सामग्री सीधे प्रदान कर सकता हूं। बेशक शर्त यह है कि हमें यह जानना होगा कि यह क्या है, अल्जीरिया ने उदारतापूर्वक वादा किया, जो एक दुर्लभ दृश्य था। डील, ऑड्रे ने अपने होंठ भींचे और फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर अल्जीरिया ने क्लेन की अनुमति और सहायता से किलांगोस का चित्र बनाया। वह 7 प्रमुख समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक था। उनकी एक विशिष्ट चौड़ी थोड़ी थी, किसी प्राचीन योद्धा की तरह सिर के पीछे जूड़े में बंधे भूरे बाल थे और हरी आंखें जो हंसी का संकेत देती थी, लेकिन असामान्य रूप से ठंडी थी। जब उन्होंने अपनी चर्चा समाप्त की और अपनी अंतर्दृष्टि साझा की, गैदरिंग की समाप्ति की घोषणा करते हुए क्लेन मुस्कुराया। उन्होंने देखा कि जस्टिस और द हैंडमैन तेजी से अपनी सीटों से उठे और झुके, जबकि द सन ने उनकी गति की नकल की, केवल धीमी गति से। उसने अपने दाहिने हाथ से आगे की ओर दबाव डाला और संबंध तोड़ दिया, लेकिन वह तुरंत नहीं गया। सिल्वर शहर में बर्ग घराने में डेरिक ने अपने परिचित परिवेश को देखा और बाहर अंधेरे आकाश पर नजर डाली जिसमें बिजली की चमक थी। वह क्षण भर के लिए अचेतन अवस्था में चला गया, लेकिन जल्द ही उसे होश आ गया। याद किए गए बार फॉर्मूले को लिखने से पहले उन्होंने बकरी की खाल और एक कलम की खोज की। उन्होंने इसे कई बार देखा और अंततः आश्वस्त हो गए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डेरिक को इस बात की चिंता नहीं थी कि बार फॉर्मूला रखने और एक अलग बियॉन्ड बनने से सिल्वर शहर के ऊपरी क्षेत्रों का संदेह बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले खोजी अभियानों में उन विशिष्ट सैनिकों के सदस्य अक्सर कुछ सूत्र सामग्री एकत्र करते थे और परित्यक्त और नष्ट शहरों में राक्षसों की अजीब कलाकृतियां। इस प्रक्रिया के दौरान ये सामान्य था कि लोग लूट का कुछ हिस्सा निजी तौर पर रखते थे। जब तक इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात शामिल नहीं होती, तब तक कप्तान और उच्च अधिकारी चुपचाप इसे नजरअंदाज कर देते। समय के साथ कुछ सूत्र सिल्वर शहर के भीतर गैर आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित होने लगे। कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत परिवारों की नींव बने रहे। सिल्वर शहर के आसपास अंधेरे की चीजें अपेक्षाकृत स्थिर थीं। कुछ सामग्रियां आसानी से प्राप्त की जा सकती थी, जबकि कुछ का सामना केवल तभी किया जा सकता था जब कोई शापित भूमि में दूर तक जाता। बकरी की खाल को एक तरफ रखते हुए डेरिक ने रहस्यमय मूर्ख के निर्देशों को याद किया। इसलिए अपने साधारण शयनकक्ष में उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया और बस प्रार्थना की। वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है, ग्रे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है। जोतुन एक बहुत प्राचीन भाषा थी। यह अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और जादूटोना द्वारा अपेक्षित रहस्यमय गुणों से सुसज्जित था, इसलिए डेरिक को मंत्रों को प्राचीन हर्मीस में बदलने की आवश्यकता नहीं थी। वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है। क्लेन, जो लंबी कांसे मेज पर सम्मान की सीट पर बैठा था, उसने अचानक अपने कानों में प्रार्थनाओं को गूंजते हुए सुना। फिर उसने सूर्य के अनुरूप लाल तारे को टिमटिमाते हुए देखा। उसने इसे छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि अगली सभा से 10 मिनट पहले उसे जवाब देने की योजना बनाई ताकि सिल्वर युवाओं का शहर अकेले रहने की तैयारी कर सके। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समय और तारीख के रूपांतरण से बचना था, ताकि फूल की शक्तिशाली छवि को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम हो सके। इसकी पुष्टि करने के बाद क्लेन ने खुद को आध्यात्मिकता से लपेट लिया और एक वंश को प्रेरित किया। अपने कमरे में लौटकर क्लेन ने आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया और फिर से बाहर जाने के लिए तैयार होने से पहले एक ब्रेक लिया। उनके लिए दृष्टा की भूमिका निभाना आवश्यक नहीं था और उन्हें डिविनेशन क्लब की यात्रा को अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल कुछ अतिरिक्त पॉकेट मनी कमाने और नाइट वॉक के रूप में अपनी देखरेख को पूरा करने के लिए कभी कभार ही आते थे। मूल रूप से क्लेन पूरी दोपहर आराम से घूमना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा ख्याल आया जो उसे अभी तक नहीं करना था। इसलिए उसके पास खुद को संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी नियुक्ति के अनुसार उन्हें उस दिन जासूस हेनरी से मुलाकात करनी थी और लाल चिमनी जांच के बारे में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करनी थी। सास, मैंने सुना है कि सभी बड़े लोग काफी व्यस्त हैं। मुझे अभी भी कुछ समय निकालकर बेंसन और मेलिसा के साथ टिंगन फैमिली सर्वेंट असिस्टेंट्स एसोसिएशन में जाकर एक अच्छी नौकरानी की तलाश करनी है। क्लेन ने अनिच्छा से अपनी शर्ट बदल ली, अपनी काली शर्ट पहन ली टिक्सीडो और एक सज्जन व्यक्ति की तरह दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने अपनी रेशमी टोपी और चांदी जड़ा हुआ बेत पकड़ लिया। हेनरी की प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के तहत बेसिक स्ट्रीट पर क्लेन ने मास्क लगाया और अपनी टोपी नीचे कर ली और तेजी से सड़क पार करके सीढ़ी में प्रवेश किया। निजी अन्वेषक के कार्यालय में। सर, आपका अनुरोध पूरा हो गया है, जासूस हेनरी ने अपनी कर्कश आवाज में सामने बैठे सज्जन से कहा। उन्होंने राहत की सांस ली। यह एक आसान मिशन नहीं था, न ही यह बहुत मुश्किल था, लेकिन इसमें हमारे संसाधनों और ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग हुआ। ईमानदारी से कहूं तो मुझे थोड़ा अफसोस है। मुझे इस मिशन के लिए बहुत कम कीमत निर्धारित करने का अफसोस है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं एक पैसा भी अधिक नहीं दूंगा, क्लेन ने अपने दिल में जोर दिया। उन्होंने कॉफी टेबल पर रखे दस्तावेजों के मोटे ढेर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये जांच रिपोर्ट है? हाँ, हेनरी ने उस रिपोर्ट को दबाया जिसमें कम से कम 60 पृष्ठ थे और आह भरी। ये सबसे परेशानी वाली रिपोर्ट है जिसे मैंने पूरा किया है। उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था जब उसने क्लेन को 4 पाउंड नकद सौंपते हुए देखा। उनका ध्यान नोटों की प्रामाणिकता निर्धारित करने पर केंद्रित हो गया। ये फीस का शेष हिस्सा है। क्लेन ने नोटों का मोटा ढेर पकड़ रखा था। हेनरी को खांसी हुई। आप निश्चित रूप से एक सज्जन व्यक्ति हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जांच रिपोर्ट में कागज के इतने टुकड़ों का उपयोग किया जाएगा। ये पूरी तरह से मेरे बजट से बाहर था। उसी समय क्लेन ने मोटी जांच रिपोर्ट ली और उठ खड़ा हुआ।
उसने हल्का सा प्रणाम किया और तुरंत अपनी छड़ी हाथ में लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। जासूस हेनरी का आखिरी वाक्य उसके गले में अटक कर रह गया। अरे, आप मुझसे जांच रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए कागज के लिए भुगतान करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसे पहले से ही फीस में शामिल किया जाना चाहिए। क्लेन ने अपने पास बचे 5 पाउंड 8 सोली को छुआ और मन ही मन बुदबुदाया। वह तेजी से बेसिक स्ट्रीट पर चला गया। उन्होंने वहां से निकलने से पहले आसपास का सर्वेक्षण किया और पुष्टि की कि कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे अपना मुखौटा हटाने का अवसर मिल गया। क्लेन का तुरंत घर जाने का इरादा नहीं था। वह एक कैफे की खोज करना और जांच रिपोर्ट व्यवस्थित करना चाहता था। वह लाल चिमनी को विभाजित करने के बाद उन घरों को ढूंढना चाहता था जिनमें किराएदारों में बदलाव हुआ था। फिर वह रात के खाने से पहले अपनी तलाशी ले सकता था। क्षेत्र में कई कैफे थे, लेकिन उनमें से कोई भी क्लेन के मानदंडों को पूरा नहीं करता था। जब से भाप और मशीनरी समय का प्रतीक बन गए हैं, तब से अधिक कैफे ने अपनी सजावट कम कर दी है और सस्ते रेस्तरां की तरह बन गए हैं। उन्होंने व्यस्त श्रमिकों को जलपान, कॉफी, ब्रेड और मटन स्टू जैसे व्यंजन उपलब्ध कराए। इस प्रकार सम्मानित देवियों और सज्जनों अब चीजों पर चर्चा करने के लिए कैफे में नहीं जाते। वे अब इन कार्यों को अपनी स्थिति के प्रतीक के रूप में नहीं देखते थे। विभिन्न क्लब दिखाई देने लगे और मेलजोल के स्थान के रूप में कैफे का स्थान ले लिया। कुछ समय बाद क्लेन को अंततः एक कैफे मिल गया जिसका माहौल अच्छा था। जांच रिपोर्ट खोलने से पहले वह एक एकांत कोने में बैठ गया और अपनी एक पैसे वाली साउथ विले कॉफी का एक घूंट लिया। टिंडन सिटी के नॉर्थ बरो, साउथ बरो, ईस्ट बरो, वेस्ट बरो, गोल्डन इंडस, हार्बर बरो और यूनिवर्सिटी बरो में कुल 1179 इमारतें हैं जिनमें गहरे लाल रंग की चिमनी है। टिंडन सिटी के बाहरी इलाके में एक है। अनुरोधकर्ता ने लाल चिमनी वाली कुल 546 इमारतों का वर्णन किया है। इसमें उन कस्बों या गांवों की इमारतें शामिल नहीं है जो टिंडन के अधिकार क्षेत्र में आने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक दूर हैं। उन इमारतों में से प्रत्येक के पते और किराएदार रिकॉर्ड नीचे दिए गए हैं। अनुरोध के अनुसार पिछले 3 महीनों के भीतर की गतिविधियों को अधिक विस्तार से दर्ज किया गया है। ... क्लेन ने पन्ने दर पन्ने पलटे, कभी कभी फाउंटेन पेन के साथ लाए कागज पर नोट्स बनाता रहा। अंत में जब उसे उस प्रकार की लाल चिमनी मिली जो उसने देखी थी, तो उसे एहसास हुआ कि 25 इमारतों में किराएदार बदल गए थे। वह बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे 2 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार मैंने सपने में वह लाल चिमनी और घर के कुछ हिस्से देखे हैं। जब मैं उन संकेतों को दोबारा देखूंगा तो मेरी आध्यात्मिक समझ में अपनेपन का एहसास होगा। मैं इस तरह लक्ष्य की पुष्टि करूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं एक जीवित जांच मशीन हूं। क्लेन ने सिर हिलाया। उन्होंने इमारतों को उनके स्थान के आधार पर विभाजित किया और उस दिन उनमें से 15 की जांच करने की योजना बनाई। क्या ये जांचें खतरनाक साबित होंगी? इसका उत्तर पाने के लिए उन्हें भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि किराएदार बदल गए थे, इसका मतलब ये होगा कि संयोगों के पीछे का मास्टरमाइंड पहले ही जा चुका था। आइए आशा करते हैं कि नए किराएदारों को पता हो कि पिछले किराएदार कैसे दिखते हैं। ... लेकिन चूंकि पर्दे के पीछे का व्यक्ति बिना किसी को बताए मेरी किस्मत को नियंत्रित कर सकता है, संयोगों को इतना स्वाभाविक बनाने की हद तक उसके पास निश्चित रूप से किसी भी निशान को हटाने का एक तरीका होगा। हो सकता है कि वह पीछे छूट गया हो। मैं केवल देवी से प्रार्थना कर सकता हूं और आशा कर सकता हूं कि वह अपने पीछे कोई सुराग छोड़ गया हो। क्लेन ने आह भरी। उसने खुद को उत्साहित किया और अपनी टोपी पहन ली। फिर उसने कैफे छोड़ने से पहले अपनी छड़ी और रिपोर्ट ले ली। क्लेन ने किराए की गाड़ी पर 2 सोली खर्च किए और रात के खाने से पहले लाल चिमनी वाली 15 इमारतों का दौरा किया। दुर्भाग्य से कोई भी इमारत वैसी नहीं थी जैसी उसने सपने में देखी थी। अगर कल की जांच में भी यही नतीजा निकला तो ये काफी परेशानी भरा होगा। हो सकता है कि वह अभी भी लाल चिमनी वाले घर में रह रहा हो, भले ही मैंने उसे अपनी भविष्यवाणी में देखा हो। इससे ये कहा जा सकता है कि वह बहुत आश्वस्त है और मेरी जांच से नहीं डरता। वास्तव में वह टिंडन नाइटहॉप से भी नहीं डरता होगा, या शायद उसे पता ही नहीं कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। इसका मतलब ये होगा कि मेरी भविष्यवाणी का विरोध करने वाली शक्ति उसकी नहीं थी। क्लेन 2 डैफोडिल स्ट्रीट के सामने खड़ा था और विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण किया। कुछ मिनट बाद उसने अपनी चाबी निकालने से पहले अपने टैक्सीडो को थपथपाया और अपनी टोपी को दबाया और मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। उसका इरादा उस रात बेंसन और मेलिसा के लिए दम किया हुआ मटन और शहद से सना हुआ बारबेक्यू तैयार करने का था। अल्पविराम। शाम 11 बजे भाई बहन ने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और अपने अपने कमरे में लौट आए। क्लेन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी मेज के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने गैस लैंप की रोशनी से ओरियल खिड़की से बाहर देखा। उस समय सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थी, केवल कुछ स्ट्रीट लैंप ही रास्ता रोशन कर रहे थे। रात के आकाश की स्क्रीन पर तारे बिखरे हुए थे। वहां बहुत सारे तारे थे, वे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि बैकलैंड कैसा है। इसके शीर्षक आशा की भूमि और राजधानियों की राजधानी है, क्लेन ने खुद से कहा। उसने अपना पर्दा खींचने के इरादे से अपना हाथ बढ़ाया। वाह! उसी समय बिना किसी चेतावनी के उस पर एक भयावह हवा चली। उसके लैंप की रोशनी गहरे हरे रंग में बदल गई। क्लेन अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। उनकी व्यावसायिक प्रवृत्ति ने उन्हें अपनी बाईं डार को 2 बार थपथपाने के लिए मजबूर किया। उसी समय वह बिस्तर की ओर झुक गया और अपने तकिए के नीचे अपनी रिवॉल्वर तक पहुंचने की कोशिश की। उसकी दृष्टि में डेस्क के ऊपर और गैस लैंप के नीचे की दीवार से अचानक एक चेहरा उभर आया। यह बिना किसी आंख या नाक वाला पारदर्शी चेहरा था। उसके पास केवल एक मुंह था। गोली मत चलाओ, मुख वाला मुख बोला। ये संवाद कर सकता है। जब क्लेन ने निशाना साधा तो उसके हाथ में पहले से ही उसकी रिवॉल्वर थी। आप क्या चाहते हैं? उसने गहरी आवाज में पूछा। चेहरा खिलखिला उठा। मैं दिल्ली हूँ। दिल्ली, स्पिरिट मीडियम दिल्ली। स्पिरिट मीडियम दिल्ली जिसे बैकलून सूबा में भेजा गया था। क्लेन ने संदेह से अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैडम दिल्ली, मुझे पता है कि आपसे मिलने का ये तरीका थोड़ा असभ्य है। मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए थी ताकि आप आवश्यक तैयारी कर सके। लेकिन मेरे लिए अभी आपसे मिलना सुविधाजनक नहीं है और इसलिए मैं केवल इस छोटे आदमी का उपयोग करके आपसे संवाद करें। परभासी चेहरा हंसा। भले ही आवाज अलग और झकझोरने वाली हो, बोलने का तरीका वास्तव में मैडम दिल्ली की शैली है। स्पिरिट मीडियम की क्षमताएं निश्चित रूप से शानदार हैं। क्लेन ने उदासी से विचार किया। उसने अपना रिवॉल्वर नीचे नहीं किया और पूछा, मैडम आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले शयनकक्ष को आध्यात्मिकता से सील कर देता। अन्यथा आपके परिवार वाले आपको पागल समझ सकते हैं।
पारभासी चेहरे ने चुटकी लेते हुए कहा, हे तुम्हें इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। मैं डन के पत्र के कारण गुप्त रूप से टिंडन वापस आ गया। तुम्हें पता है कि एक नाइटहॉक उस क्षेत्र को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकता जिसे उन्हें सौंपा गया है। कैप्टन का पत्र क्लेन डेस्क के पास नहीं आया, बजाय उसने अपने काले विंडब्रेकर की छिपी हुई जेब में रखे होली नाइट पाउडर को महसूस किया। डन और मैं दोनों बियॉन्डर्स हैं जिनकी शुरुआत टिंडन नाइटहॉक से हुई थी। हमने हमेशा एक अच्छा रिश्ता बनाए रखा है। पिछले गुरुवार को उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा और आपका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आपने मिस्ट्री प्राय की कहावत का अनुकरण किया है, एक दृष्टा के लिए नियमों का एक सेट लेकर आया और दावा किया कि यह आपकी औषधि को समझने में आपकी मदद करने में प्रभावी था। तब से आप ऐसी आवाजें नहीं सुन सकते हैं और न ही दृश्य देख सकते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। डन ने कहा कि यह उसी के समान था। मैंने कहा, हे क्या आप कमरा सील नहीं करने जा रहे हैं? मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके भाई और बहन की गलतफहमी पर कोई आपत्ति नहीं है। पारभासी चेहरे ने पर्याप्त गति से कहा, तो यही कारण है। वह वास्तव में मैडम डेली है। क्लेन ने राहत की सांस ली, होली नाइट पाउडर को वापस आंतरिक जेब में धकेल दिया। उसने फिर डेस्क के पास गया और दराज से अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चांदी का खंजर निकाला। उसने उभरे हुए चेहरे की ओर मुड़ने से पहले तुरंत आध्यात्मिकता की एक दीवार बनाई। मैडम डेली, कैप्टन ने पत्र में और क्या बात की थी? उन्होंने केवल अपना भ्रम व्यक्त किया और कहा कि उन्हें कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी वह इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सके। उसे इस मामले पर मेरी राय जानने की उम्मीद थी, डेली ने बिना आंखों वाले चेहरे की मदद से कहा। और जब मैंने आज सुबह पत्र पढ़ा तो मुझे पता था कि आप उतने अनजान नहीं हैं जितना आप होने का दिखावा करते हैं। हे मिस्टर मोरेटी, मुझे लगता है कि आपने अभिनय पद्धति का अनुमान लगा लिया है। उद्धरण, यही कारण है कि आप मुझे ढूंढने आए थे। क्लेन ने न तो उसके बयान की पुष्टि की और न ही खंडन किया। डेली स्पष्ट रूप से अभिनय पद्धति के बारे में जानता है। वह शांति से निर्णय लिया। डेली के पारदर्शी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। मुझे विश्वास है कि हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, मैं जानता हूं कि आपने अभिनय पद्धति का अनुमान लगा लिया है और आप ये भी जानते हैं कि मैं अभिनय पद्धति को भी समझ लेता हूं। सास, लेकिन जो बात मुझे दुखी कर रही है वह यह है कि इसे समझने में मुझे लगभग 2 साल लग गए, फिर भी आप केवल 1.5 महीने के लिए ही ब्यूरो बने रहे। डेली की बात सुनने के बाद क्लेन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर वह ईमानदारी से मुस्कुराया। यही है क्योंकि आप मेरे आदर्श हैं। वह कहना चाहता था कि वह दिग्गजों के कंधों पर खड़ा है, लेकिन अंततः उसने सम्राट रोसेले को बातचीत में शामिल होने का मौका नहीं देने का फैसला किया। नाम, रहस्यों का स्वामी लेखक कटलफिश, जिसे गोताखोरी पसंद है। जोड़ बंद करे रीसेट। क्लेन के जवाब ने डेली को हंसने पर मजबूर कर दिया। केवल मुंह वाले पारभासी चेहरे ने कहा, भले ही आपको मिस्ट्री प्राइस की कहावत के माध्यम से प्रेरणा मिली और मेरे अनुभव और प्रदर्शन के माध्यम से अपने सिद्धांतों की पुष्टि की, आपको अभिनय पद्धति को समझने और अपने साथ आने में केवल 1 महीना लगा। अपना दृष्टा सिद्धांत दर्शाता है कि आपके पास उत्कृष्ट ज्ञान और खुला दिमाग है। क्लेन उस विषय में शामिल नहीं हुआ जिसने उसे दोषी ठहराया, बल्कि जवाब में पूछा, मैडम, क्या सच में उच्च पदस्थ लोग इस तथाकथित अभिनय पद्धति के बारे में जानते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं, वे इसे बहुत समझते हैं। स्पष्ट रूप से मैंने एक बार सच में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी और मानदंडों की अनदेखी करने वाले और तेजी से आगे बढ़ने वाले लोगों की कहानियों की खोज की। मुझे एहसास हुआ कि कुछ नाइटहॉक्स और बिशप थे जिन्होंने ऐसा किया था। मैं उनमें से सबसे अनोखा नहीं हूं, यह तो। लेकिन उनका अंत। डेली जानबूझकर रुकी और वह अचानक भारी मन से बोली। उनका अंत किस प्रकार का था? क्लेन ने अपने दिल में एक खिंचाव महसूस करते हुए पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि एवरनाइट देवी का चर्च अभिनय पद्धति को किसी शैतान या दुष्ट देवता के प्रलोभन के रूप में देखता हो? पारदर्शी चेहरा अचानक हंस पड़ा। उनका अंत बहुत अच्छा था। उन कुछ लोगों के अलावा जो नियंत्रण खो चुके थे या बियॉन्डर घटनाओं में बलिदान हो गए थे, उनमें से बाकी कम से कम आर्चबिशप या उच्च रैंकिंग डीकन बन गए हैं। उनमें से ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो सफलतापूर्वक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बन गए हैं। देवी के चर्च में अनुक्रम 4 और अनुक्रम 3 को संत कहा जाता है, जबकि अनुक्रम 2 और अनुक्रम 1 को ग्राउंडेड एंजल्स कहा जाता है। बेशक हर देवदूत एक बार एक संत था। मैडम डेली, आपने जानबूझकर पहले मुझे डराने की कोशिश की थी। क्लेन के होठों का कोना उसके पूछने से पहले ही हिल गया। बिना अपना संदेह छिपाए, चूंकि चर्च ने अभिनय पद्धति में महारत हासिल कर ली है, तो उन्होंने हर नाइटहॉक को क्यों नहीं बताया? हालांकि ये प्रत्येक नाइटहॉक को नियंत्रण खोने से नहीं रोकेगा, ये निश्चित रूप से संभावना को कम करेगा और अनावश्यक नुकसान को कम करेगा। पारदर्शी चेहरे पर हानि का भाव दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं आर्चबिशप या उच्च पदस्थ डीकन बन जाऊंगा तो मैं रहस्य जान सकूंगा। मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप डन को अभिनय पद्धति के बारे में बता सकते हैं, अपना विशेष अनुरोध सौंपने से पहले और अधिक स्पष्ट रूप से। क्लेन इतनी मूर्ख नहीं थी कि पूछती कि वह स्वयं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इसके बजाय उन्होंने सोच समझकर कहा, एक बार चर्च द्वारा ध्यान दिए जाने के बाद किसी को अभिनय पद्धति के बारे में किसी को नहीं बताने की शपथ लेनी होगी। हाँ, आपको इसे देवी की पवित्र वस्तुओं के सामने करना चाहिए और उनके नाम की शपथ लेनी चाहिए। इसमें पर्याप्त बाध्यकारी शक्ति होती है। मेरा विश्वास करें, आप निश्चित रूप से उल्लंघन के परिणाम को जानना नहीं चाहेंगे। मैं इसके बारे में केवल उन लोगों से बात कर सकता हूं जो आपकी तरह अभिनय पद्धति में महारत हासिल है। आपके उत्तर देने से पहले ही आपकी शारीरिक भाषा ने मुझे उत्तर दे दिया था, इसलिए मैंने ये शब्द कहने का साहस किया। डेली ने खौफनाक चेहरे पर आहें भर दी। वह कहने से पहले एक पल के लिए रुकी। उस समय मैं अभिनय के सार को बहुत ही कम समझ पाई थी और औषधि को बहुत जल्दी पचा लेती थी। हाँ, चर्च में उच्च पदस्थ लोगों के बीच नियंत्रण का वर्णन करने के लिए पाचन शब्द का उपयोग किया जाता था। औषधि बहुत उपयुक्त ढंग से लिखी गई है। वैसे भी प्रतिज्ञा करने और अभिनय पद्धति के बारे में जानने से पहले मुझे इसकी कोई स्पष्ट समझ नहीं थी, इसलिए मैं डन और अन्य लोगों को इसकी सटीक व्याख्या नहीं कर सका। सर्वप्रथम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा। एक विलक्षण आश्चर्य जो एक विशेष आवेदन सौंपने से पहले अभिनय पद्धति को स्पष्ट रूप से समझ सकता है, नहीं एक प्रतिभाशाली। तो इस तरह आप मुझे देखती हैं महोदया। क्लेन के मुंह का कोना पहले ही हिल गया। उन्होंने गंभीरता से वादा किया, मैं मूल रूप से अपने विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से कैप्टन को अभिनय पद्धति के अस्तित्व के बारे में याद दिलाना चाहता था। आपके स्पष्टीकरण के साथ मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, तुम बहुत दयालु लड़के हो। डेली शांत लग रहा था।
मैडम, आप मुझसे केवल 2 से 3 साल बड़े हैं। क्लेन ने अंदर से इशारा किया, उसके शब्दों में त्रुटि। उसके आगे कुछ भी बोले बिना पारभासी खौफनाक चेहरा जारी रहा। यदि आपको कोई समस्या है या कुछ भी जिसके लिए आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आप मुझे एक पत्र लिख सकते हैं। मेरे लिए रुको, हे। जब मैं एक आर्चबिशप या एक उच्च रैंकिंग उपयाजक बन जाता हूं, जो मुझे ये समझने की अनुमति देता है कि चर्च कार्य पद्धति को क्यों छिपाता है, तो मैं आपको संकेत दूंगा कि क्या यह अच्छी या बुरी बात है। क्लेन अचानक उत्साहित हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, मैडम, आपका पता क्या है? उसे जितनी अधिक मदद मिलेगी, उसे उतना ही अच्छा लगेगा। साथ ही वह एक बहुत मजबूत स्पिरिट मीडियम थी। ये देखकर कि क्लेन ने इस विचार का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, डेली हंसने से पहले कुछ देर चुप रही। हमारा संचार डाकघर के माध्यम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सामान्य पत्रों का उपयोग करेंगे। ये बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अपेक्षाकृत आसान अनुष्ठानिक जादू सिखाऊंगा। आप इसका उपयोग किसी विशेष आत्मा को बुलाने के लिए कर सकते हैं, जो मेरी है। इसे पत्र भेज दो और यह इसे सटीक रूप से मुझे भेज देगा। ये टेलीग्राम से तेज नहीं होगा, लेकिन ये भाप इंजन से तेज है। यदि आप दोपहर को एक संदेश भेजते, तो मुझे उसी रात बैकलैंड में संदेश प्राप्त होता। क्लेन ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी। उसने धीरे से सिर हिलाया। एक बहुत ही व्यावहारिक अनुष्ठानिक जादू। डेली हंसी। अनुष्ठानात्मक जादू की विशिष्टता स्वयं से प्रार्थना करना है, किसी भगवान के पास गए बिना अपनी आध्यात्मिकता से शक्ति प्राप्त करना। इसलिए ये काफी गुप्त है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... सबसे पहले आप एक जड़ी बूटी और आवश्यक का चयन करें संबंधित डोमेन में तेल। ये सामान्य अनुष्ठानिक जादू से अलग नहीं है, हालांकि आपको केवल उस मोमबत्ती की आवश्यकता है जो आपका प्रतिनिधित्व करती है। फिर मंत्र के संबंध में 3 भाग हैं। पहला भाग मैं है प्राचीन हर्मीस जो तुम ड्रैगनिश या एल्विश में मैं चिल्लाएं। दूसरा भाग है मैं अपने नाम पर सम्मन करता हूँ, उस भाग को हर्मीस में कहा जा सकता है। तीसरा भाग संबंधित वस्तु का सटीक विवरण है। उदाहरण के लिए आप भविष्य में इसका उपयोग करेंगे, वह आत्मा जो निराधार उच्च आयामी प्राणी के बारे में घूमती है, जिसे एक मानव आदेश देता है, वह दूत जो डेली सिमोन का है। उच्च आयामी रहस्यवाद में इसे आमतौर पर संदर्भित किया जाता है आत्मा की दुनिया के रूप में। अनुष्ठान प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय क्लेन को याद आ गया। उस पहलू में उसे मुश्किल से एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। इस तरह के अनुष्ठानिक जादू का लाभ यह है कि यह भगवान को बुलाने से बचता है, लेकिन पूरी तरह से एक व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर करता है। ये ईश्वर के विशेष डोमेन द्वारा लगाई गई बाधाओं के बिना विभिन्न जादुई प्रभाव प्राप्त करता है। समस्या एक व्यक्ति की ताकत में है, कमजोर के लिए एक कमजोर परिणाम और मजबूत के लिए एक मजबूत परिणाम। क्लेन को लगा कि उसने एक बार फिर नया प्राप्त कर लिया है रहस्यवाद का ज्ञान, जिसके साथ वह अपने वर्तमान अनुक्रम में कभी संपर्क में नहीं आया होगा। डेली ने विवरण को कुछ बार दोहराया और गंभीरता से जोर दिया, याद रखें, बुलाने वाली वस्तु का वास्तविक विवरण न बदले, अन्यथा अनुष्ठान आसानी से आकर्षित हो सकता है। भयानक राक्षस। ठीक है, क्लेन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उसी समय अचानक उसे कुछ ख्याल आया। यदि मैं बुलाए जाने वाली वस्तु का विवरण बदलकर वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है, भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है, मैं बदल दूं तो क्या बुलाया जाएगा? क्या यह पूरी तरह से बेकार होगा, या धूसर कोहरा अचानक छा जाएगा, या मुझे उस रहस्यमय स्थान में प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होगी? क्या इससे मुझे भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया से और अधिक शक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी? क्या यह एक भयावह श्रृंखला प्रभाव पैदा करेगा? परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक के साथ अपने प्रयोग के बाद क्लेन को अभी भी डर के निशान महसूस हुए। अंत में उसने अपने इरादे का पालन किया और यह निर्णय लेने से पहले कि उसे प्रयास करना चाहिए या नहीं, भूरे कोहरे के ऊपर परमात्मा की योजना बनाए। उन्होंने विचार किया और दिलचस्पी से पूछा, मैडम, अगर कोई अभिनय पद्धति का सख्ती से अभ्यास करे तो अनुक्रम 8 से अनुक्रम 7 तक जाने में कितना समय लगेगा और अनुक्रम 7 से अनुक्रम 6 तक जाने में कितना समय लगेगा? मैंने जो जानकारी पढ़ी है उसके अनुसार अनुक्रम 8 से अनुक्रम 7 के लिए ये 3 महीने से 2 साल तक भिन्न होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अभिनय प्रक्रिया के दौरान मूल भावना और संबंधित सिद्धांत को समझ सकते हैं या नहीं। अनुक्रम 7 से लेकर अनुक्रम 6 यह आधे साल से 3 साल तक भिन्न होता है। इसी तरह अनुक्रम 6 से अनुक्रम 5 के लिए। जहां तक अनुक्रम 5 से अनुक्रम 4 का सवाल है, 3 से 20 साल। डेली ने मोटे तौर पर वर्णन किया। क्लेन अचानक मुस्कुराया, तो मैडम, क्या आप पहले से ही अनुक्रम 6 पर हैं? उन्होंने डन से सुना कि डेली ने सीक्वेंस 9 कॉप्स कलेक्टर से लेकर सीक्वेंस 8 ग्रेविडिका तक 1 साल का समय इस्तेमाल किया। फिर ग्रेविडिका से सीक्वेंस 7 स्पिरिट मीडियम तक उसने 1 और वर्ष का उपयोग किया। वह 5 साल तक बियॉन्डर रही थी। दूसरे शब्दों में डेली लगभग 3 वर्षों तक स्पिरिट मीडियम स्टेज पर थी। हाँ, यही कारण है कि मुझे बैकलून सूबा में स्थानांतरित कर दिया गया, खौफनाक पारभासी चेहरे ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मेरा वर्तमान व्यवसाय स्पिरिट गाइड है, हालांकि मुझे स्पिरिट मीडियम नाम पसंद है। ठीक है, ये छोटा लड़का थक रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसी परिस्थितियों में मैं यह नहीं कहूंगा कि देवी तुम्हें आशीर्वाद दे। उद्धरण चिन्ह। मीठी नींद आए। क्लेन ने उसकी छाती दबाई, मुस्कुराया और झुक गया। नहीं, आज रात कोई मीठे सपने नहीं होंगे। मुझे बैकलैंड वापस जाना होगा। यह एक सुखद अनुभव नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने जैसा है जिसे आप पसंद नहीं करते। डेली की आवाज नर्म हो गई और बिना किसी आंख या नाक वाला पारभासी चेहरा धीरे धीरे बिना कोई निशान छोड़े वापस दीवार में सिकुड़ गया। गैस लैंप की रोशनी अचानक उज्जवल हो गई और अंधकार हवा में गायब हो गया। क्लेन, जिसने अपनी स्पिरिट विजन को पूरे समय सक्रिय रखा था, अचंभित होकर परिवर्तनों को देखता रहा। उसे वास्तविकता में वापस आने में थोड़ा समय लगा। स्पिरिट मीडियम नहीं, स्पिरिट गाइड बहुत प्रभावशाली है। ये वास्तव में एक संदेशवाहक का आह्वान कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे अनुक्रम 7 और अनुक्रम 6 की विशेषता क्या है। वह मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने तुरंत आध्यात्मिक दीवार को हटा दिया, अपने शयनकक्ष में गैस लैंप बंद कर दिया और चुपचाप अंधेरे में लेट गया। उसने उस रात भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में जाने की योजना नहीं बनाई थी। शायद ऐसा न हो कि डेली अचानक लौट आए और डन स्मिथ के क्लासिक शब्द कहे, ओह हाँ, मैं एक बात भूल गया। जब ऐसा होगा तो मैं उसे मौत से भी चुप नहीं करा पाऊंगा। ... दूसरे दिन क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में 3 मिनट पहले पहुंच गया। सुप्रभात क्लेन, नया क्लर्क यहाँ है। रोजन ने शानदार मुस्कान के साथ स्वागत किया।
क्लेन को उसके लिए सचमुच खुशी महसूस हुई। बधाई हो रोजेन, देवी ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी त्वचा वापस सही स्थिति में आ जाएगी। रोजेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद क्लेन विभाजन के माध्यम से चला गया और कैप्टन के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आएं, डन की मधुर आवाज सुनाई दी। क्लेन ने अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। उसने देखा कि उसका कैप्टन सहज रूप से बैठ गया क्योंकि उसकी भूरी आंखों का रंग गहरा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह मुसीबत के लिए तैयार था। क्लेन ने अपना गला साफ किया, अपनी टोपी और छड़ी अलग रख दी, फिर बैठ गया। कप्तान, मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यह क्या है? डन ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी बाहें आपस में जुड़ी हुई थी। क्लेन ने गंभीर डन स्मिथ की ओर देखा और अचानक मुस्कुराया। कैप्टन, मुझे कल कुछ समझ आया था। और वह क्या है? डन ने गंभीर स्वर में प्रश्न दोहराया। वह पीछे झुका और अपनी क्रॉस भुजाएं फैला दी। क्लेन को वह स्क्रिप्ट याद आई जो उसने तैयार की थी। जैसा कि मैं अपने पिछले अनुभवों को समाप्त कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि अनुक्रम औषधि के नाम में सिद्धांतों का एक पूरा सेट शामिल है जो हमें उन पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। सिद्धांतों का एक सेट जो हमें नकारात्मक प्रभावों से बचने की अनुमति देता है। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं सिद्धांतों के इन सेटों के अनुसार चीजें, हम संबंधित कार्य के सदस्य बन जाते हैं। इसी तरह सिद्धांतों के ये सेट छिपे हुए हैं, उन्हें सीधे तौर पर आपको अवगत नहीं कराया जाता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि संबंधित कार्य से थोड़ा थोड़ा करके निष्कर्ष निकालें, फिर हमें प्राप्त होने वाले विभिन्न फीडबैक के आधार पर अपनी समझ को समायोजित करें। इस प्रकार जब मैं डिविनेशन क्लब में एक वास्तविक दृष्टा बन गया और दृष्टा के लिए सिद्धांतों का अपना सेट प्राप्त किया, तो श्रवण और दृश्य भ्रम जो मुझे परेशान करते थे गायब हो गए। ये वही है जो मुझे समझ में आया। अपना कथन समाप्त करने के बाद क्लेन ने आह भरी, अपने आप पर आह भरते हुए उन्होंने अभिनय शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के अलावा वह सब कुछ कहा जो उन्हें कहना चाहिए था। आइए आशा करते हैं कि कैप्टन चच को यह नहीं बताएगा कि जब उससे पूछा जाएगा तो मैंने पहले ही ऐसे विचार विकसित कर लिए हैं, इससे मुझ पर अधिक ध्यान आकर्षित होगा। सीर पाथवे और एंटीगोनस परिवार के बीच संबंध का कारक भी है। इससे अंततः परेशानी हो सकती है, लेकिन कैप्टन ने भी सभी प्रकार की स्थितियों का अनुभव किया है और वह एक अनुभवी और चतुर व्यक्ति है। एक बार वह कार्य पद्धति को समझ जाएगा तो वह निश्चित रूप से ध्यान देगा कि चच प्रासंगिक जानकारी छिपा रहा है। मुझे पता चल जाएगा कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्लेन के मन में कई जटिल विचार थे, लेकिन उसने तुरंत एक निर्णय लिया और उसके पास एक योजना थी। यदि कैप्टन अभी भी अभिनय पद्धति या कबाब की भावना को समझने में असमर्थ था चच द्वारा, तो मैं विशेष आवेदन जमा करने से पहले उसे सीधे बताऊंगा। मैं पहले उसकी जांच करूंगा और निर्धारित करूंगा कि वह क्या जानता है। डन ने चुपचाप क्लेन का विवरण सुना। उसकी भूरी आंखें और भी गहरी हो गईं। लगभग 20 सेकंड तक उसने अपनी कनपटियों को रगड़ा, फिर अपना पाइप उठाया और एक कश लिया। इसे सूंघने के बाद उसने एक माचिस निकाली। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नाइटहॉक्स के नियमों के बारे में भूल गया था। जैसे ही डन ने अपनी आंखें बंद की, तंबाकू की गंध की सराहना करते हुए सफेद धुआं हवा में फैल गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और क्लेन को देखकर मुस्कुराया। मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था कि आप धूम्रपान नहीं करते। धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, क्लेन ने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया। डन ने हाथ में पाइप लेकर सोचा, लगता है मुझे भी कुछ समझ आ गया है। नहीं कैप्टन, आप कुछ नहीं समझते, बस बार बार मेरे सपनों में मत आया करो। क्लेन कुछ नहीं बोला और इसके बजाय एक दोस्ताना मुस्कान दी। शायद आपको मेरे पास विशेष आवेदन जमा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डन ने पुदीना और तंबाकू का एक गहरा कश लेते हुए आधे मजाक में क्लेन से कहा, क्या मैं इसे कल जमा कर सकता हूँ? क्लेन ने अंदर से उत्तर दिया। उसने अपनी जेब घड़ी निकाली और समय देखा। कैप्टन, मैं ओल्ड नील में हूँ। आज के रहस्यवाद के पाठ जल्द ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है। डन ने क्लेन को जाते हुए देखा। उसका पाइप अभी भी उसके हाथ में था। कैप्टन के कार्यालय का दरवाजा बंद करने के बाद क्लेन उच्च आत्माओं में बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जब वह क्लर्क के कार्यालय के पास से गुजरा तो उसने 2 अजनबियों, एक पुरुष और एक महिला को देखा। नए क्लर्क। क्लेन के मन में आश्चर्य हुआ, इससे पहले कि वह अंदर से कहे, अगले 2 दिनों में, निश्चित रूप से इस सप्ताह के भीतर, मैं अपना आवेदन कैप्टन को सौंप दूंगा। फिर मैं निरीक्षणों की एक श्रृंखला पास करूंगा और अनुक्रम 8 का जोकर बन जाऊंगा। शांत भूमिगत मार्ग के साथ क्लेन शस्त्रागार की ओर मुड़ गया और गार्ड रूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। आपको क्या हुआ? जब क्लेन ने ओल्ड नील को देखा तो उसे झटका लगा। ओल्ड नील निराश लग रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने लगातार जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे हाल ही में थोड़ी कब्ज हो गई है। मैंने कल रात अनुष्ठानिक जादू की कोशिश की जो ऐसी समस्याओं को हल कर सकता है। अंत में मुझे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। मुझे बाथरूम जाना पड़ा कई बार और अंत में मैं शौचालय के कटोरे पर लगभग सो गया। खैर, कब्ज की समस्या हल हो गई है। क्लेन लगभग हंसा, ये देखकर कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। उन्होंने पूछा, क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? उसी समय उनकी चिंता ने उन्हें अपनी बाईं दाढ़ पर 2 बार टैप करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने ओल्ड नील के स्वास्थ्य की आभा का निरीक्षण करने के लिए अपनी स्पिरिट विजन का उपयोग किया। पाचन तंत्र के पीले और गुर्दे के नारंगी रंग में कुछ अंधेरा और अशुद्धियां हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है और स्वीकार्य सीमा के भीतर है। क्लेन ने राहत की सांस ली। मैं अब ठीक हूँ। मुझे फ्राई से दस्त के लिए कुछ दवा मिली है। ओल्ड नील एक नशेड़ी की तरह जम्हाई लेने लगा। आज के अलौकिक पाठ के लिए स्वाध्ययन। वैसे भी केवल 2 या 3 दिन की सामग्री बची है। ठीक है, क्लेन ने विनम्रता से उत्तर दिया। मैं शस्त्रागार की रक्षा करने और यहाँ अध्ययन करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यदि आप विश्राम कक्ष में आराम करें तो कैसा रहेगा? ओल्ड नील ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। उसकी आंखें चमक उठी और उसने जवाब दिया, लड़का, तुम निश्चित रूप से सबसे दयालु नाइटहॉक हो, फ्राई के बाद दूसरे। मैं शस्त्रागार तुम्हें सौंप दूंगा। उसने अपने घुटनों पर रखा तकिया उठाया और तूफान की तरह गार्ड रूम से बाहर निकल गया, जिससे वहां एकमात्र व्यक्ति क्लेन स्तब्ध रह गया। ब्लैकथॉर्न सुरक्षा कंपनी ने सुबह एक अतिरिक्त मिशन स्वीकार किया। इस कार्य में एक अमीर व्यापारी को सौदे के लिए बंदरगाह तक ले जाना शामिल था। लियोनार्ड और केनली ने इसे आसानी से पूरा किया और खुद को कुछ अतिरिक्त वेतन अर्जित किया, जिससे क्लेन को काफी ईर्ष्या हुई।
वह अपना दिन व्यतीत करता था, रहस्यवाद के बारे में सीखता था, अपनी शूटिंग का अभ्यास करता था और प्रशिक्षक गवेन द्वारा प्रताड़ित किया जाता था जो किसी बात से उत्तेजित हो गया था। हफ हफ क्लेन हाफने लगा। वह काफी समय के बाद ही स्नान करने और कपड़े बदलने की क्षमता हासिल कर पाया। गवेन का घर छोड़ने के बाद भी उन्होंने मेहनत करना जारी रखा। उन्होंने एक गाड़ी पर 2 सोल खर्च किए और लाल चिमनी वाले अन्य 10 घरों की जांच की। क्लेन की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई जब लाल चिमनी वाला आखिरी घर उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर चला गया। लाल चिमनी वाला घर जो मैंने अपनी भविष्यवाणी में देखा था, वह हाल ही में किराएदारों में बदलाव वाले घरों की सूची में नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो ये परेशानी भरा हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि लगभग 1600 घरों की जांच करने में मुझे कितना समय लगेगा। मैं ऐसा कुछ करने के लिए किसी से मदद नहीं मांग सकता। आखिरकार मुझे अपनी आध्यात्मिकता से परिचित होने का एहसास तभी होगा जब मैं लक्ष्य को देखूंगा। निराश मत होइए, हार मत मानिए। जब भी मेरे पास खाली समय होगा मैं जांच जारी रखूंगा। मैं इसे 3 महीने नहीं 2 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास करूंगा। क्या पता कल की जांच में लक्ष्य मिल ही जाए। और जब मैं वापस आऊंगा तो सामग्री व्यवस्थित करूंगा और सेक्टरों की दूरी के अनुसार मार्ग की योजना बनाऊंगा। क्लेन ने अवसाद की अपनी भावनाओं को दूर करते हुए खुद को प्रेरित किया। अब जब उसने निर्णय ले लिया था तो उसने ड्राइवर को डैफोडिल स्ट्रीट की ओर मुड़ने का निर्देश देने की योजना बनाई। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह जहां श्री अजिक रुके थे उसके करीब कहीं था। श्री अजिक अपनी छुट्टियों पर जाने से पहले उन्होंने मुझे ये बताने के लिए लिखा था कि वह इस सप्ताह किसी समय वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने सटीक तारीख नहीं बताई। चूंकि यह रास्ते में है, मैं उसके लिए एक नोट छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैंने इस गाड़ी को 2 सोली के साथ 1 घंटे के लिए किराए पर लिया और वैसे भी समय लगभग समाप्त हो गया है। मैं बस मिस्टर अजिक के घर रुकूंगा, फिर सार्वजनिक गाड़ी से वापस आऊंगा। क्लेन ने तुरंत निर्णय लिया। 4 मिनट बाद वह गाड़ी से उतरे और श्री अजिक के घर के बाहर पहुंचे। यहाँ के घर स्पष्ट रूप से डैफोडिल स्ट्रीट की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले थे, लेकिन होप स्ट्रीट जितने अच्छे नहीं थे। घर के सामने घास का एक टुकड़ा था और पीछे एक छोटा सा बगीचा था। डिंग डिंग डिंग। क्लेन ने दरवाजे के बाहर रस्सी खींची और घर के भीतर घंटी बजाई। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुलने से पहले उसने अंदर से कदमों की आहट सुनी। अजिक की सौम्य चेहरे की विशेषताएं और कांस्य त्वचा क्लेन के सामने प्रकट हुई। चूंकि वह घर पर था, उसने केवल एक साधारण सफेद शर्ट, भूरे रंग की बनियान पहन रखी थी और मैचिंग पैंट। क्लेन, मैं बस तुम्हें लिखने ही वाला था। अजिक ने उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। मैं कल रात ही घर पहुंचा हूं। क्लेन ने अजिक के दाहिने कान के पास छोटे से तिल को देखा। मिस्टर अजिक, मुझे आपके अतीत का एक सुराग मिल गया है। वास्तव में? अजिक तुरंत उत्तेजित हो गया। उसकी आंखों में जो उदासी थी वह धुंधली हो गई। चलो अंदर बात करते हैं। क्लेन ने चारों ओर देखा। अजिक ने तुरंत सिर हिलाया। वह किनारे चला गया और क्लेन को प्रवेश की अनुमति दे दी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और क्लेन को पहली मंजिल पर लिविंग रूम में ले गया। वे मुलायम सोफे पर बैठ गए। आपको क्या सुराग मिले? उसने अधीरता से पूछा। आज श्री अजिक से मिलने की उम्मीद नहीं होने के कारण क्लेन ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। मुझे हाल ही में एक मिशन मिला और मुझे लेमवुड टाउन में एक प्रकोप से निपटना पड़ा। लेमवुड? अजिक ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से शब्द दोहराया। क्लेन ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और अपना स्वर धीमा कर दिया। प्रेत से निपटने की प्रक्रिया में हमने कुछ खोजा और इस प्रकार शहर के भीतर एक जांच की। शहर के एक निवासी के पास पहले बैरन लेमवुड का एक चित्र था जिसे उसने मुझे बेचने की कोशिश की। मैंने जिज्ञासावश चित्र देखने के लिए कहा और पाया कि जो व्यक्ति बनाया गया था उसके बालों के अलावा चेहरे की विशेषताएं आपसे मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि उसके कान के पास भी एक ही तिल था, एक जैसी स्थिति, एक जैसा आकार। मेरी पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि चित्र लगभग 40 वर्ष पुराना था, लेकिन चित्र में मौजूद व्यक्ति निश्चित रूप से परित्यक्त महल से आया था। ये महल से खुदाई में प्राप्त प्राचीन चित्र की प्रतिकृति थी। आपको पता होना चाहिए कि लोग हमारी तरह अद्वितीय क्षमता वाले लोग भी कमोबेश बता सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। इससे मुझे पता चला कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। क्लेन की बात सुनते हुए अजिक आगे की ओर झुक गया। उसने अपनी बाहें पार कर ली और थोड़ी देर चुप रहा। 5 मिनट बाद उसने सांस छोड़ी। आपके विवरण से मुझे कुछ भी याद नहीं आया। शायद मुझे स्वयं परित्यक्त महल का दौरा करना चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, क्लेन ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे पहले घर जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन चिंता करें। कोई बात नहीं। अजिक उठ खड़ा हुआ। 2 डैफोडिल स्ट्रीट। क्लेन ने अजिक की ओर सिर हिलाया और तेजी से उसके घर के दरवाजे तक गया, अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। मेलिसा पहले से ही घर पर थी, इसलिए उसने दरवाजे के ताले की क्लिक सुनी और जल्दी से रसोई से बाहर लिविंग रूम में आ गई। क्लेन को देखकर उसने खुशी से चमकती आंखों से कहा, मैंने किराने का सामान खरीदा। इसमें चिकन, आलू, प्याज, मछली, शलजम और मटर हैं। मैंने शहद का एक छोटा जार भी खरीदा। बहन, क्या आप भी कभी कभार विलासिता के आदी हो रही हैं? क्लेन हंसा। तुम्हें आज रात का खाना तैयार करना होगा। मेरा ध्यान रखना क्योंकि मैं शहर से बाहर रहूंगा। मैं शायद सुबह होने तक वापस नहीं आऊंगा। हाँ, मैं खोए विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षक श्री अजिक पर एक एहसान कर रहा हूँ। इतिहास। जैसे ही वह बोला, वह बगल में मुड़ गया और उस गाड़ी की ओर इशारा किया जो बाहर इंतजार कर रही थी। मेलिसा के होंठ 2 बार खुले और बंद हुए, इससे पहले कि उसने उन्हें दबाया और कहा, ठीक है। क्लेन ने अपनी बहन को विदा किया और चला गया। वह उस किराए की गाड़ी में चढ़ गया जिसे अजिक ने किराए पर लिया था और 2 घंटे और 40 मिनट की यात्रा करके लेमवुड टाउन पहुंचा। उस समय लगभग 9 बज रहे थे। आकाश में अंधेरा था और वे केवल लाल चांदनी और टिमटिमाते तारों की रोशनी पर भरोसा कर सकते थे जो बादलों में प्रवेश करके स्ट्रीट लैंप के बिना क्षेत्रों को रोशन कर सकते थे। ड्राइवर को शहर में इंतजार करने का निर्देश देने के बाद क्लेन अजिक को प्राचीन परित्यक्त महल की ओर ले गया। जैसे जैसे वे चल रहे थे, उसे एहसास हुआ कि अजिक तेजी से चल रहा था, इस हद तक कि उसे चलते रहने के लिए एक छोटी सी दौड़ लगानी पड़ी। अंत में यह अजिक ही था जिसने नेतृत्व किया। क्लेन शुरू में कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अजिक की गंभीर अभिव्यक्ति और कसकर भींचे हुए होठों को देखा तो उसने बड़ी चतुराई से अपने शब्दों को निगल लिया। इतनी तेजी से वे जल्दी ही प्राचीन महल में पहुंच गए। महल जो लगभग एक खंडहर था, चारों दिशाओं में फैला हुआ था, जबकि इसका शिखर उजाड़, जंगली, डरावना और अंधेरा लग रहा था।
अजिक ने प्राचीन महल को देखा और अपने कदम धीमे कर दिए। वह वहीं रुक गया और उसकी निगाहें गहरी लेकिन खोई हुई लग रही थी, मानो वह सपनों और हकीकत के बीच में डरा रहा हो। अचानक वह दर्द से कराह उठा। उसने अपना हाथ उठाकर अपने माथे पर चिकुटी काट ली, जबकि उसकी मांसपेशियां पीड़ा से विकृत दिख रही थी। मिस्टर अजिक, क्या आप ठीक है? क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करते हुए सावधानी से पूछा। जब वे किराए की गाड़ी में सवार होकर डैफोडिल स्ट्रीट से लेमूर टाउन की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने एक सिक्का उछालकर ये देखने के लिए एक त्वरित भविष्यवाणी की थी कि क्या उनकी यात्रा पर कोई खतरा होगा। लेकिन उनका मानना था कि भविष्यवाणी सर्वशक्तिमान नहीं थी और उन्होंने अपनी ओर से किसी भी गलत व्याख्या को रोकने के लिए सावधानी बरती। साथ ही अजिक काफी रहस्यमय था। कोई भी उसके अतीत के बारे में नहीं जानता था और यह अनिश्चित था कि अगर वह अपने अतीत के साथ मुठभेड़ से प्रेरित होता तो वह कैसे प्रतिक्रिया देता। पूरी यात्रा के दौरान सावधानी और चिंता क्लेन के साथ थी। अजिक ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन दुख भरे भाव के साथ 2 कदम और आगे बढ़ गया। उसने अपने माथे को पकड़ने वाले हाथ को ढीला कर दिया। फिर उसने स्वप्निल स्वर में आगे की ओर इशारा किया। मैंने इस प्राचीन महल को पहले भी अपने सपने में देखा है। उस समय यह अभी भी एक मजबूत बाहरी दीवार और एक ऊंचे शिखर के साथ पूरा हुआ था। मुझे याद है कि वहां एक अस्तबल था, वहां एक पानी का कुआं था और वहां एक बैरक थी। वहां एक बगीचा था जिसका उपयोग आलू और शकरकंद उगाने के लिए किया जाता था। मुझे याद है कि वहां एक प्रशिक्षण क्षेत्र था। मेरा बच्चा, वह एक लड़का था। वह केवल 7 या 8 साल का था, लेकिन उसे अपने से लंबी चौड़ी तलवार को खींचते हुए इधर उधर दौड़ने में मजा आता था। उसने कहा कि वह बड़ा होकर एक शूरवीर बनना चाहता था। मेरी पत्नी हमेशा शिकायत करती थी कि महल में बहुत अंधेरा है, उसे सूरज की रोशनी, गर्मी पसंद है। ... क्लेन ने अपने ऊर्जा क्षेत्र के रंग को देखा और क्या उस आदमी ने कहा कि उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। वह भी थोड़ा प्रभावित हुआ, मानो वह स्वयं किसी असाधारण कहानी का अनुभव कर रहा हो। प्राचीन महल वास्तव में श्री अजिक से संबंधित है। क्या वह वास्तव में पहली पीढ़ी के बैरन लेमूर एक पारलौकिक प्राणी हो सकते हैं जो 1400 वर्षों से जीवित है? क्या वह इंसान है या बुरी आत्मा? बिल्कुल नहीं, दिन के उजाले में बुरी आत्माओं के इधर उधर भागने और नाइटहॉक्स के साथ शामिल होने जैसी कोई चीज नहीं है। क्लेन अपने विचारों के साथ मदद नहीं कर सका और अधिक विचारों को प्रज्वलित करने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की अनुमति दी। तभी अजिक ने बड़बड़ाना बंद कर दिया और मुख्य द्वार से होकर बड़े कदम उठाए। वह क्लेन के मार्गदर्शन के बिना पूरे रास्ते महल में चला गया। उसने स्पष्ट परिचितता के साथ छिपे हुए गियर को ढूंढ लिया और तहखाने में प्रवेश करने के लिए गुप्त दरवाजा खोल दिया। अपने बेद को कसकर पकड़कर क्लेन अजिक के पीछे चला गया। वे सीढ़ियों से नीचे चले गए और उस स्थान पर लौट आए जहां एक ताबूत था। पिछली बार के विपरीत ताबूत बंद था और गर्म और शुद्ध एहसास चला गया था। ताबूत बंद है, ये फ्राई रहा होगा। एक लाश संग्रहकर्ता के रूप में यह उसकी कार्यनीति है। क्लेन ने सोच समझकर सिर हिलाया और संघर्षरत अजिक को अपनी स्पिरिट विजन के साथ ताबूत के सामने चलते हुए देखा। अजिक ने ताबूत के ढक्कन को तब तक धकेलने के लिए अपने हाथ बढ़ाए जब तक कि कोई जगह न रह जाए। वह बहुत देर तक बिना खोपड़ी के कंकाल को देखता रहा और वह अचानक दर्द और दुख से रोने लगा। अजिक भारी कदमों से पीछे की ओर लपका। इससे पहले कि क्लेन प्रतिक्रिया दे पाता, वह लड़खड़ा गया और दीवार से टकरा गया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और वहीं उदास होकर बैठ गया। आसपास का वातावरण अचानक और भी अंधकार में हो गया। क्लेन ने अपनी गति तेज कर दी और अपने हाथ बढ़ा दिए, लेकिन उसने उस आदमी को परेशान करने की हिम्मत न करते हुए उन्हें फिर से पीछे खींच लिया। तभी उनकी आध्यात्मिक धारणा ने उन्हें बताया कि वर्तमान श्री अजिक बहुत डरावने थे, इतने डरावने की तहखाना उदास और भयानक हो गया। क्लेन धीरे धीरे सीढ़ियों के करीब चला गया। उन्हें श्री अजिक के चरित्र पर भरोसा था, लेकिन उन्हें डर था कि वह आदमी नियंत्रण खो देगा। ऐसी असहज स्थिति में उन्होंने कुछ मिनट और इंतजार किया। फिर आखिरकार उसने देखा कि अजिक ने अपने हाथ नीचे कर लिए और धीरे से खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि श्री अजिक बदल गए हैं, यह मेरी आध्यात्मिक धारणा मुझे बताती है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक दृष्टि में उनकी आभा के रंगों में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं है। उसकी भावनाएं पहले की ही तरह उदास और पीड़ा में हैं। क्लेन ने त्वरित निर्णय लिया और महसूस किया कि अजिक उदास और अधिक प्रभावशाली हो गया है। मुझे कुछ याद आया, लेकिन ये बहुत मामूली है, अजिक भावशून्य स्वर में बोला। फिर उसने चारों ओर देखा और कहा, मुझे उस शक्ति का एहसास हो रहा है जिसने आपके भाग्य को संगत बना दिया है। क्लेन स्तब्ध था। सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्तर में पूछा, क्या आप स्रोत का पता लगा सकते हैं? पर्दे के पीछे का व्यक्ति जो लाल चिमनी घर में रहता था, उसने गुप्त रूप से सहयोग बनाए और काले बख्तरबंद शूरवीर का सिर लेने के लिए लामुर के प्राचीन महल में आया। वह क्या करने का प्रयास कर रहा है? उसका असली इरादा क्या है? ये बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहूंगा। ऐसा लग रहा था कि अजिक की गहरी आवाज के भीतर एक ज्वालामुखी फूटने वाला था। कैसे? क्लेन ने उत्सुकता से पूछा। अजिक ताबूत के सामने चला गया और उसके अंदर के कंकाल को देखा। उसने मेरे बच्चे की खोपड़ी ले ली। मैं खून के कनेक्शन के जरिए उसे ढूंढना चाहता हूँ। आपके बच्चे? श्री अजिक, क्या आप निश्चित हैं कि काला बख्तरबंद शूरवीर आपका बच्चा है? तो आप वास्तव में पुरातनपंथी हैं। इतने लंबे समय के बाद आपने वास्तव में अपनी याददाश्त खो दी है। इतनी लंबी उम्र पाने के लिए आपको यही कीमत चुकानी होगी। एक पौराणिक प्राणी के साथ बातचीत करने की अजीब अनुभूति महसूस करते हुए क्लेन ने एक शांत सांस ली। फिर अजिक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अचानक अपने अंगूठे के नाखून से उसकी तर्जनी उंगली काट दी। ताजा लाल रक्त की एक बूंद सफेद कंकाल पर सटीक रूप से टपकी। ये तेजी से कंकाल में घुस गया और पूरा कंकाल अचानक खून से लाल हो गया। वाह वाह वाह! क्लेन को अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और उसे लगा कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और धीरे से घूमने से पहले अपने पीछे की ओर इशारा किया। हालांकि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पीछे कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। यहां तक कि भूतल से जुड़ी सीढ़ियां भी गायब हो गई। वाह वाह! एक बच्चे के रोने की आवाज क्लेन के कानों में घुस गई और जब उसने फिर से ताबूत की ओर देखा तो वह ये देखकर चौंक गया कि काले कोहरे के बीच कई आकारहीन और विकृत चेहरे उभर रहे थे। फिर उन्होंने एक अजीब दरवाजा प्रकट किया। चरमराहट! मायावी दरवाजा खुला और पीली सफेद भुजाएं एक के बाद एक फैल गईं, लेकिन वे अजिक के सामने काले कोहरे में गायब हो गईं। दरवाजा खुलने वाली दरार से क्लेन को एक सफेद खोपड़ी दिखाई दी। इसे एक भूरे पेड़ के नीचे फेंक दिया गया और तत्वों के परिणामस्वरूप पाउडर में बदल दिया गया।
चरमराहट, अनगिनत पीली सफेद भुजाएं दरवाजे से कट गईं, जो अचानक बंद हो गया और वे जमीन पर गिर गईं। फिर क्लेन ने एक लंबी आह सुनी, मिस्टर अजिक की भारी आह, एक ऐसी आह जिसके पीछे एक समृद्ध इतिहास लग रहा था। आह के साथ ही काला कोहरा छट गया और बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। बढ़ी हुई ठंड को छोड़कर सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। क्लेन ने अपने भड़बड़ाते दांत भींचे और ताबूत में देखा। उसने देखा कि लाल कंकाल अपने मूल क्रिस्टल स्पष्ट सफेद रंग में लौट आया था। मुझे क्षमा करें, मैं उसे नहीं ढूंढ सका, अजिक ने क्लेन की ओर पीठ करते हुए गहरी आवाज में कहा। साथ ही उन्होंने ताबूत भी बंद कर दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम उसे नहीं ढूंढ सके। अगर हम ऐसा कर पाते तो यह आश्चर्य की बात होती, क्लेन ने उसे सांत्वना दी। वैसे भी मैं इस मामले में कई बार निराश हो चुका हूं, उसने मन ही मन जोड़ा। अजिक ने अपने सामने ताबूत पर एक और नजर डाली। वह धीरे से घूमा और बोला, मैं जांच जारी रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे आपकी सहायता मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल यही करना चाहता था। क्लेन ने अजिक को लाल चिमनी के बारे में बताने की अपनी इच्छा वापस ले ली, क्योंकि उसे उठाना व्यर्थ था। अपने लक्ष्य की पुष्टि के लिए वह केवल स्वयं पर भरोसा कर सकता था। हालांकि इससे उनकी एक बड़ी समस्या हल हो गई। वही ये थी कि लाल चिमनी घर मिलने के बाद उन्हें नाइटहॉक्स को कैसे शामिल करना चाहिए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह इतने रहस्यमय और डरावने कठपुतली गुरु को अकेले बाहर निकाल सकता है। अब वह श्री अजिक से मदद मांग सकता है। अजिक ने अपना मुंह चौड़ा किया, लेकिन अंत में कुछ नहीं बोला। उसने बस आह भरी और चुपचाप सीढ़ी की ओर चल दिया। तहखाने से बाहर निकलने और गुप्त दरवाजा बंद करने के बाद वे दोनों घास फूस और झाड़ियों से ढकी हुई सड़क पर चले। जब वे परित्यक्त प्राचीन महल से वापस लौट रहे थे तो उनमें से किसी ने भी बात नहीं की। अंधेरी रात में अजिक ने अचानक कहा, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और अपने खोए हुए अतीत की तलाश के लिए टिंडन को छोड़ दूंगा। मिस्टर अजिक, क्या आपको पता चला कि आपके साथ क्या हुआ था? क्लेन ने अपनी जिज्ञासा छुपाने में असफल होते हुए पूछा। छोटे शहर की ओर लौटते रास्ते में कीड़ों की चहचहाहट और उल्लुओं की आवाज गूंजती रहती थी। अजिक ने आगे देखा और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहा, भले ही मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास एक मोटा विचार है। शायद मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहा है। समय मिस्टर अजिक, आपको गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या आप अभी भी किसी की परिभाषा में फिट बैठते हैं। क्लेन ने मन में सोचा, लेकिन उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। ये जंगल, ये सन्नाटा अक्सर एक बनाता है कमजोर। मुझे इस लंबे जीवन के बदले में कुछ कीमत चुकानी चाहिए थी। मैं चौथे युग के अंत से पूरे महाद्वीप में एक भटकती आत्मा की तरह जी रहा हूं। अजिक की आवाज गहरी हो गई, जैसे कि वह कोशिश कर रहा हो उसकी भावनाओं को दबाओ। मुझे अतीत याद नहीं है। मैं उन लोगों और चीजों के बारे में भूल गया हूं जिन्हें याद रखने की मैंने कसम खाई है। क्लेन ने अपने सामने घास फूस को देखा और सोचते हुए कहा, मिस्टर अजिक, मेरे पास एक है आपकी स्थिति के संबंध में सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अजिक ने बगल की ओर देखा। मुझे लगता है कि आपकी स्मृति हानि का एक चक्र है। शायद आप हर कुछ दशकों में एक बार मरते हैं और उससे पहले की घटनाओं की आपकी यादें गायब हो जाती हैं। फिर कुछ समय के बाद आप अपनी नींद के अंधेरे से जागते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं जीवन का एक नया चरण। इस तरह हम समझा सकते हैं कि आपको इतने अलग अलग सपने क्यों आते हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनका आपने अपने कई जन्मों में सामना किया है। क्लेन ने अपने सिद्धांत का वर्णन किया। अजिक ने अपनी गति धीमी कर दी, मानो अंधेरा उसकी आस्तीन पर आ गया हो। थोड़ी देर बाद कहने से पहले उसने धुंधली दृष्टि से आगे देखा। यह उन यादों के अनुरूप है जो अभी अभी झटके से जगी थी, यादें जो झकझोर कर जगा दी थी। क्लेन को एक विचार आया और उसने तुरंत कहा, मिस्टर अजिक, आपको अपना खोया हुआ अतीत खोजने के लिए टिंडन को नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप धीरे धीरे अपनी यादें वापस पा लेंगे। क्यों? अजिक ने आश्चर्य से अपना सिर घुमा लिया। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी यादें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। आपकी याददाश्त के वे हिस्से जो आपको अभी झकझोर कर जगाए थे, वे इसका प्रमाण है। इसके अलावा क्या आपको वह क्षण याद है जब आप बैकलिन में जागे थे और पता चला था कि आप सब कुछ भूल गए थे? अतीत। अजिक ने सिर हिलाया। यह एक बुरा सपना है जो मुझे आज तक परेशान करता है। क्लेन ने अपनी काली छड़ी से नीचे की ओर टैप किया और विस्तार से बताया, आज से पहले मैंने नहीं सोचा था कि इसमें कोई समस्या थी, लेकिन अभी आपका वर्णन मेरे अपने अनुमान के साथ इसे थोड़ा अजीब लगता है। जब आप सपने से जागे तो आपके पास पहचान का दस्तावेज और पर्याप्त धन था। आप भी इस तरह से सामने आए कि किसी को चौंका नहीं दिया। ऐसा लगता है कि यह सब आपके लिए ही व्यवस्थित किया गया था, आपको थोड़े से प्रयास से समाज में फिट होने की अनुमति देता है। फिर व्यवस्था किसने की? एक ही उत्तर है, आप अतीत से। आपने अतीत की यादें वापस पा ली और जान गए कि आपको एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। इस प्रकार उन्होंने आपके लिए सब कुछ तैयार किया और पूरी कोशिश की कि आप किसी और के संदेह को आकर्षित न करें। अजिक ने चलना बंद कर दिया। उसने शहर से आती रोशनी के छींटों को देखा और एक बार फिर खामोश हो गया। शायद वे माता पिता जिन्हें मैं खोज रहा था, वे हमेशा से मेरे अतीत रहे हैं। उन्होंने आह भरी, ये स्वीकार करते हुए कि क्लेन का निष्कर्ष बहुत प्रशंसनीय था। इस प्रकार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस धैर्यपूर्वक अपनी यादों के वापस आने का इंतजार करना है। क्लेन ने निष्कर्ष निकाला और श्री अजिक को सांत्वना दी। अजिक ने अवचेतन रूप से अपना बेत हिलाया, इससे पहले कि वह शांत हो जाए, जैसे कि संगमरमर से बनी कोई मूर्ति हो। काफी देर के बाद उसने दूर की ओर देखा और जवाब दिया, शायद मेरी याददाश्त तभी पूरी तरह से वापस आएगी जब ये जीवन अपने अंत के करीब होगा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता, मैं बहुत सारा समय चाहता हूँ। इस नियति को समझने और खुद को मुक्त करने के लिए मुझे अपने अतीत की खोज में और अधिक सक्रिय होना होगा। अपनी यादों को एक बार में थोड़ा सक्रिय करना होगा। मुझे उस समय से पहले ही अपनी यादों को वापस लाना होगा जिसकी आपने कल्पना की थी। मैं चक्र दोहराता हूँ। वास्तव में यही वह विकल्प है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जाना चाहिए। क्लेन ने इसके खिलाफ सलाह नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने पूछा, मिस्टर अजिक, क्या मैं उस अपराधी को ढूंढने के अलावा किसी मामूली काम में आपकी मदद मांग सकता हूँ जिसने आपके बच्चे की खोपड़ी ले ली और मेरी किस्मत खराब कर दी? अजिक ने थोड़ा सिर हिलाया। आपकी मुझसे क्या कराने की इच्छा है? क्लेन ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, मुझे आशा है कि आप अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह गाड़ी से टिंगन से 2 से 5 घंटे की दूरी वाले शहर में जा सकते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप एक असाधारण घटना का कारण बने, कुछ ऐसा जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी को भी। जिस तरह से आपने अपने वंश के संबंध का उपयोग करके अपराधी की खोज करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आप मृतात्माओं के क्षेत्र में काफी कुशल हैं। कोई बात नहीं, अज़िक ने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया। उसने क्लेन से यह नहीं पूछा कि वह उससे ऐसा कुछ क्यों करवाना चाहता था। साथ ही उन्होंने अपनी शक्तियों के बारे में क्लेन के अनुमान की मौन पुष्टि की थी। धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप लक्ष्य चुन रहे हो तो आप केवल एवरनाइट देवी के अनुयायी को चुन सकते हैं। इसके अलावा कोई सुराग न छोड़ें, क्लेन ने निर्देश दिया। केवल इस पद्धति के माध्यम से ही घटना को टिंगन नाइटहॉक्स तक पहुंचाया जा सकता था। तभी वह मिशन पर टीम में शामिल हो सके और सीलबंद आर्टिफैक्ट 3078-2 का उपयोग करने का सुझाव दे सके। तभी वह जगमगाते सूर्य आकर्षण बनाने के लिए सीलबंद कलाकृतियों से दिव्य रत्न निकाल सका।